जब आती है और जब वो धंधे में उसको डाल दिया जाता है, साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करके, हर चीज़ वो अति है उसकी। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या किया जाता है उनके साथ। उस चबूतरे पे एक लड़की ऐसे बैठ के प्लेट में दाल चावल खा रही है। यहाँ यूज्ड कंडोम पड़े हैं, यहाँ वो गंदगी थूक रहे हैं, यहाँ गुटखा थूका है, यहीं वो एक कोने में खड़े होकर शराब कर रहे हैं ग्राहक। ऐसा नहीं है कि ये बाजार बंद हो गया, ये कहीं बंद नहीं हुआ, पैरेलल चल रहा है। लोग लग्जरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो उसी बदहाली में है। और वो हमारी और आपकी बेटी है, वो उनकी नहीं है। अब उनकी तो पढ़ रही हैं, अच्छे स्कूल्स में जा रही हैं। फिर मैंने कहा क्या है हाथ में, क्या हुआ है? मैंने खोला तो उसमें 20 रुपए थे। मैंने कहा, अब मैं उसे कहती हूँ कि ये 20 रुपए में बिक गई लड़की। जीने में आहट भी होती है ना, तो दौड़ के चली जाएगी। अगर रोटी भी खा रही हूँ ना, तो दौड़ के जीने के गेट पर खड़ी हो जाएंगी। किसको पसंद करेगा? अंदर जाने के बाद भी ये मारेंगे पीटेंगे सिर्फ इसलिए कि वो चिल्लाए, उसको उनको प्लेजर मिल रहा है। गंदे कपड़े, बास मारते शरीर, अभी रिक्शा चला के आए, अभी पेंट करके आए कहीं, और ऐसे ही बज बजाती हुई नालियों की तरह, कीड़े की तरह से, और वहाँ जी रही हैं। एक बार जब मरी, जब मुझे पहली बार धंधे में उतारा गया, और दूसरी बार मैं उस दिन मर गई थी। कुछ भी नहीं दिखता। फिल्म में दिखाते सजा धजा कमरा है, वहाँ वो डांस करे, कहाँ दिखते हैं? अगर सच्चाई के करीब है तो गंगूबाई काफ़ी हद तक है। एक डिम सा बल्ब, वो जो दिखाते 3 चक्का चौंध लाइट्स, कुछ नहीं। या मालकिन का पूरा नहीं पटा कि कितना पुलिस को जाना, कितना प्रशासन को जाना, कितना रेस्क्यू ऑफिसर को जाना, कितना किसको जाना, वो सब जो जाना है उसके बाद उनको खाने का पैसा बच जाता है। एक बच्ची को जब मैं रेस्क्यू करती हूँ और उसका बच्चा लाते हैं, बेटी थी उसकी, वो 3 साल की मुश्किल से हुई होगी, वो माँ के गले से लग के कहती है, ऐसे कोई छोड़ता है अपने बच्चों को? जिस लड़की को ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाएगा उसको खुद का ही नहीं पता रहता, वो हर आदमी की तरफ भागती है। वो हर आदमी से कहती है कि तुम मेरे साथ ये करो। वो केवल इतना उनको जिसमें इससे नीचे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। जितनी गुदाज होगी, जितना वो फिजिकली मजबूत होगी, उसकी डिमांड है। तो इस तरह की तमाम जो आपने चीज़ें देखी हैं, उसमें एक सबसे विभत्स आपको अभी तक कुछ लगा जो आपके भी रोंगटे खड़े हो गए? जब लड़की तैयार नहीं होती तो जो मुस्टन नेपाले होते हैं वो मिर्ची और चूना डाल के उनके साथ सेक्स करते हैं, प्रोटेक्शन यूज करके। जिस माँ से बच्चा छीना जाता है, जिसकी छातियों में दूध उतर रहा है और वो बिलबिला रही है कि एक बार भी बस आखिरी बार पिला दो, और वो सीने से लगा के ये कोशिश कर रही है कि मैं आज सारा दूध पिला दूं जीवन भर का इसका। लोग कहते हैं आँख काम करती है। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। तो आज हम कुछ ऐसी ही खामोश जिंदगियों के बारे में बात करेंगे। एक समाज का ऐसा वर्ग जिसके बारे में बात करना कोई पसंद नहीं करता, जहां बात होती भी है सरकारी तौर पर वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन दबे कुचले असहाय लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ ही नहीं उठाते हैं, उनके लिए कुछ करके दिखाते हैं, करते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में अतुल शर्मा मैम हैं, जिनका संकल्प नाम से एक एनजीओ है और इसके अंडर वो 30 सालों से ज़्यादा वक्त से जुड़ी हुई हैं और लगातार काम कर रही हैं। कई सारे ऐसे बच्चियां हैं, महिलाएं हैं जो इस नर्क जैसी ज़िंदगी को जी रही हैं, उन्हें बाहर निकाला है। तो आइए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। नमस्ते मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। थैंक यू मैम। मतलब इतना वक्त आपने दिया है, मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले वो लम्हा जो आप एक आग की तरह हैं। आज आप एक जहाँ भी जाती हैं बिंदास तरीके से अपनी बात रखती हैं, लोग उस तरह के लोग आपसे खौफ भी खाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने रेस्क्यू कराया है। वो लम्हा क्या था जिसने ये पूरी ये वक्त जो है आपने इसमें झोंक दिया? दरअसल ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं इसमें ये क्या है, क्यों मैं जाऊं। लेकिन जिस जगह में रहती हूँ, तो मेरा मायका था जहाँ पे है, वो उस जगह से रेड लाइट एरिया से एक सड़क के अंतर पे है। एक आड़ी सड़क गुजरती है और उसके परली पार मेरा घर।
अच्छा, मतलब बिल्कुल सामने दिख रहा है वो रिलेटेड हाँ, या हाँ। और निकलना है तो उसी एरिया से जाके स्कूलिंग 6-7 साल पहले कोई नर्सरी केजी तो होते नहीं थे, सीधे फर्स्ट में गए तो पहले दिन से हिदायतें थी कि भाई ऊपर नहीं देखना, जब कौड़ी बाजार से निकलो तो ऊपर नहीं देखना और बिल्कुल नहीं देखना, वो कह दिया नहीं देखना। तो अब एक बच्चे को कहोगे तो उत्सुक होकर और ज़्यादा देखेगा, और दिखेगा, हाँ सही। ऐसे ही धीरे धीरे बड़े होते रहे, हिदायतें मिलती रही। फिर भी देखा तो कभी कोई दुकानदार भी रोकता, अब चूंकि छोटा शहर और कस्बाई मानसिकता का शहर था वो अगर हम 50-55 साल पहली बात कर रहे हैं, वो भी रोक के कहते किसकी बेटी हो, उनकी है, तो भले घर की लड़की ऊपर नहीं देखती। अच्छा, तो एक ये समझा दिया जाता। तो फिर और क्या चीज़ है। एक दिन हमने अपनी मदर को पूछा भाई ये क्या, रोज़ रोज़ मुझे कहती ऊपर नहीं देखना, ऊपर नहीं, तब मैं शायद 12-13 साल की रही होंगी। तो उन्होंने कहा वहाँ अच्छी औरतें नहीं रहती, बस देखना नहीं है। तो मैंने कहा क्यों अच्छी औरतें नहीं रहती, मेरा थोड़ा सा पहले से स्वभाव थोड़ा विद्रोही था, तो या ये भी समझ लीजिए कि घर की अकेली बेटी थी तो कुछ ज़्यादा उसमें। तो उन्होंने कहा कि बेटा वो नाचती गाती हैं। कैसे समझाए बच्चे को, नाचती गाती अच्छी औरतें। मैंने उसका भी सवाल दाग दिया कि नाचते गाते तुम सब भी हो, जब हमारे शादी होती है तो भाभी भी, चाची भी, तुम भी, सब तो नाचते हो, गाती भी हो। तो उन्होंने बस मुझे कहा मेरे से बहस मत कर, मेरे बस की तेज जीतना नहीं है, देखना नहीं है तो नहीं देखना, बस ऐसे बोल दिया। अभी ठीक है नहीं देना, लेकिन शायद मैं सोचती हूँ कि प्रभु ये सोच रहे थे कि कैसे इसको वहां तक ले जाया जाए। आज मैं अगर सोचती हूँ, मैं नास्तिक तो नहीं हूँ, लेकिन आस्तिक भी नहीं हूँ पूजा पाठी नहीं हूँ। और ऐसे में गुजरते गुजरते एक दिन ये हुआ कि एक अभी ताक झांक में तो मैं लगी रहती थी क्या है ये, तो मुझे एक जीने से आवाज़ आई खटखट जैसी। मैंने उधर देखा तो जो लड़की उतर रही थी उसकी भी निगाह मुझसे मिली। अच्छा। और बैसाखी से उतर रही थी, तो मुझे देख के पलट गई, लेकिन मैं उसको पहचानी, वो मेरे क्लास में पढ़ती थी। अच्छा। बैक बेंचर थी लेकिन मेरी क्लास में पढ़ती थी, और 8th क्लास या मैं 9th में उस समय रही होंगी। मैं उसका इंतजार करती रही, स्कूल आएगी तो मैं पूछूंगी तो वहाँ क्यों रह रही है, वो तो खराब औरतों का घर है। वो 5-6 दिन बाद आई, शायद ये सोच रही थी कि मैं भूल जाऊँ उस बात को तब जाए। और मुझे लगता है कि शायद उम्र से ज़्यादा बड़े वहाँ के बच्चे हो जाते हैं। तो जब वो आई मैंने उसे फिर पकड़ा, उसको उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर भी ये बात याद रखूंगी। मैंने पकड़ लिया कि तू वहाँ क्यों थी, वहाँ तो मेरी माँ बताती हैं कि खराब औरतें रहती हैं। तो उसने बड़ा, आज मैं सोचती हूँ तो बड़ा सधा हुआ जवाब मुझे दिया कि उन खराब औरतों में से एक मेरी माँ है, और मेरा दुर्भाग्य कि मैं वहाँ पैदा हुई, मगर मेरा अच्छा भाग्य ये है कि मैं बदसूरत हूँ और मेरा पैर खराब है, पोलियो है मुझे, क्योंकि जो काम मेरी माँ करती है वो मैं करने के लिए नहीं हूँ, मेरी उस जगह कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुझे पढ़ने का मौका मिला, मैं पढ़ रही हूँ बस। अच्छा। और पढ़ लूँगी तो एक दिन अपनी माँ को निकालूंगी वहाँ से। फिर मैंने कभी बात नहीं की कि खराब औरत है, खराब लड़की है, वहाँ रहती है, मेरी माँ सुनेगी तो फिर मुझे डांट लगेगी, कभी कोई बात नहीं हुई। और अर्ली एज में शादी हो गई, बच्चे हो गए। बच्चा मेरा बेटा छोटा सा ही था, 1 महीने का। कोई महिला हमारे पड़ोस में रहने, मतलब जैसे ही मुझे भूल लगती थी ना कि अब वो बाजार को भूल गए, तैसी कोई ना कोई घटना हो रही थी। वो एक महिला रहने आई और होंगी वो 35-36 साल की लगभग की होंगी, या 40 की भी हो सकती, बड़ी खूबसूरत सी महिला थी। और बच्चे अच्छे नहीं थे, और कोई जो तथाकथित उसका पति था कभी कभी आता था उसके पास, तो मेरे बच्चे को खिलाती रहती थी, नहलाती धुलाती। और मैं इतनी छोटी थी, मेरी 16 या 17 साल की उम्र भी नहीं थी, तो मुझे वो सब बड़ा लगता, कैसे नहलाओ, कौन करे इसका, मेरी सास करती थी। लेकिन फिर उसने अपने ज़िम्मे ले लिया था सब, उसका नहलाना धुलाना, उसको सब चीज़ें करना, सब ये रहा था उसका। और बहुत आत्मीयता सी हो गई। तब उसने मुझे एक दिन बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ कि मुझे बचपन में, मेरा 7-8 साल की थी, अपहरण कर लिया गया। मेरे पापा पुलिस में थे और उनकी किसी से रंजिश हो गई, तो कोई मुझे उठा लाया, और फिर मैं वहीं पली बढ़ी, वहीं से मैं धंधे में लग गई। फिर वहाँ कोई आदमी आया, मेरा कोई कस्टमर बन के, और मैं चूँकि अपने परिवार की सब चीज़ें मेरे दिमाग में बसी हुई थी, मैं उस आदमी को अपने गांव के को पहचान गई। तो मैंने उनसे कहा कि चाचा जी कह के मैंने बुलाया, मैं चाचा जी उन्हें बुलाती थी। मैंने कहा चाचा जी मैं उनकी बेटी हूँ। कुछ पल तो वो चौंके, फिर उन्होंने कहा तो अच्छा तू कैसे, मुझसे सब पूछा उन्होंने, मैंने बताया। मैंने कहा चाचा जी मुझे निकाल दो यहाँ से किसी तरह से। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो वो सब तो अलग, लेकिन कड़वा सच ये कि देह धर्म एक तरफ। चाचा जी है ठीक है कह दिया तुमने,
लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं रखूंगा। वो मुझसे कहती थी कि मैं एक बार जब मरी, जब मुझे पहली बार धंधे में उतारा गया, और दूसरी बार मैं उस दिन मर गई थी। तो फिर मैंने कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन शॉकिंग इतना था, मुझे लग रहा था कि अंदर अंदर जैसे मुझे कुछ हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, और बहुत ही मैं नाजुक सी थी। तब फिर सब बातें वो बताती रहती थी रोजाना कुछ ना कुछ। वो सज्जन गवर्नमेंट जॉब में थे, वो वहाँ से ट्रांसफ़र लेके यहाँ आ गए। इस महिला को भी निकाल लाए एक दिन, कहा सब जेवर वर ले आओ और आ जाना। और यहाँ से उनका सब जेवर वर महीने 2 महीने में ही लेके वो सब चले गए। यहाँ से रिटायरमेंट के नज़दीक थे। फिर मैंने जैसे कहा ना कि नर पिशाच हर जगह हैं। उनके लिए आपको कोई स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत नहीं है कि उनको दी जाए और वो तब फंसाएं औरतों को। कोई मोहल्ले पड़ोस का लड़का जो इसी तरह का कुछ हो रहा होगा, उसने उसे देखा और कहा कि बस ये सोचा कि इसके पास बड़ा पैसा वैसा है, इसका वो ले गया जो आदमी आया था, तो और भी होगा। बोले वो तो तुम्हें छोड़ के चले गए, मेरी शादी भी नहीं हो रखी, मैं तुमसे शादी करूँगा। शायद उम्र में भी उससे छोटा था। और उसने वहाँ से उसको हटा के, जहाँ पे वो किराए पर रहा था, हमारे घर के सामने उसको किराए का एक मकान दिलवा के छोड़ दिया। वो कभी कभी, क्योंकि उसको लग रहा था इसके पास पैसा, पर उस पर तो कुछ रहा ही नहीं था, तो वो फिर कभी कभी आता था। और वो महिला घरों में बर्तन मांज रही थी, झाड़ू पोछे भी कर रही थी, और कुछ मजदूरों का खाना भी बना रही थी। इस तरह से अपनी आजीविका को चला रही थी। यानी उसने सोच लिया कि इस बाजार में कभी मैं ज़िंदगी में लौटूंगी नहीं। पर शायद ऊपर वाला ये चाहता था कि केवल यही तेरा लक्ष्य नहीं है, ये तो खुद से आ गई, तुझे तो कुछ और करना है। मैंने एक दिन, वो मुझसे कह बैठी कि मुझे तुम मेरे घर वालों से मिलवा सकती हो, मैं अपने घर चली जाऊँगी। उम्र के इस पड़ाव पे हूँ कि मुझे अपना घर बहुत याद आता है। मैंने फिर अपने घर में जिद की, अपने हस्बैंड को जिद की। घर की बड़ी बहू थी, थोड़े नानू कर, थोड़ा गुस्सा मनोहार के बाद चले गए हम लोग उसे लेके। वहाँ गए, वो लोग आए भी, उसके मम्मी पापा आए, और 2 सेम उसी की शक्ल के टीनेजर बच्चे आए जो उसके भाई थे, उससे बाद में पैदा हुए। बड़ा रोना धोना हुआ, सब चीज़ हुई। ये नहीं बताया हमने कि ये कहाँ थी। हमने कहा हमारे पास रह रही थी, कभी बताना नहीं चाहती थी, या भूल गई थी, अब इसको याद आ रहा है। तो उन्होंने कहा देखो जी सब बात ठीक है, पर हम रख नहीं पाएंगे इसे। अच्छा। उसके फादर ने कहा मेरी समाज में अपनी इज्जत है, मैं इस समय ग्राम प्रधान हूँ, रिटायर हो चुके थे, मैं नहीं रख पाऊंगा। मैंने झगड़ना शुरू कर दिया। इतनी उम्र ही नहीं थी, 16-17 साल, क्या उम्र होती है। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं रखोगे, बेटी है तुम्हारी, ऐसे कैसे नहीं रखोगे। तो उन्होंने कहा मैं नहीं रखूंगा। और हमारे ससुर को बोले कि भाई इसको समझाओ, मैं नहीं रखूंगा इसे, आप ले जाओ जैसे लाए हो, कहीं भी छोड़ दो यार। बड़ी नफरत से उन्होंने कहा है। वापस आ गए, लेकिन बात यहाँ नहीं ख़त्म हो रही थी। वो तो पूरा मेरा जो मैराथन बहस चल रही थी पूरे रास्ते भर, फिर घर आके कि, और ऐसा लग रहा था कि सबका लक्ष्य ये है कि हमारे घर में नहीं आनी चाहिए, कहीं भी जाए अब ये इसको मुंह लगा के बैठी मैं। वो सुन रही थी सब। फिर जब घर में भी ये सब बहस चलती रही, और मैं ऐसे बिल्कुल अपराधी की तरह इधर उधर घूमती रही कि मुझे कहा जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है, मेरी वजह से बेइज्जती हुई है और ये हुआ है। वो किसी समय निकल के चली गई, मिली नहीं हमें। अच्छा। तो कोई बात नहीं, फिर भूल पड़ गई, चलो हो गया, मैं बच्चे में लग गई। 1 साल बीतने के बाद वो आई, और वो भाई दूज का दिन था, और ठीक कपड़े पहन रखे थे अच्छे खासे, और बड़े फल वल मिठाई विठाई लेके आई। तो मैंने उससे पहले पूछा कि कहाँ थी। बोली मुझे उसे दिखा दो, गोविंदा को। मेरे बेटे को गोविंदा बुलाती थी। अच्छा। मुझे गोविंदा को दिखा दो, मैं उसको टीका करूँगी, आज भाई दूज है। अच्छा। अब मुझे पता नहीं क्या हुआ, समझ लो सामाजिक प्रेशर, ससुराल का प्रेशर कि मेरे ननद थी, 3 देवर थे, तो कि इनकी शादियाँ नहीं होंगी, जो मुझे डराया जा रहा था बराबर। तो मैंने कहा पहले बताओ तुम कहाँ थी, जब भी दिखाऊंगी मैं उसको। तो देखो इनको ना तो मेरे माँ बाप ने रखा, ना तुम्हारे परिवार ने रखा। अब मैं जहाँ थी वहीं चली गई। ओहो। और मेरी सोच केवल इतनी थी कि मेरे शहर में कबाड़ी बाजार है बस, और कहीं कोई रेड लाइट एरिया है नहीं। ऐसी औरतों का बाजार केवल यहाँ है। चर्चाएं होती थी नहीं थी, टीवी होता नहीं था, इन बातों की कौन कर रहा, आज भी नहीं करता, तब नहीं करते थे। मैंने कहा तो फिर मैं तो नहीं रख पाऊंगी तुझे, मेरे तो घर में फिर वही, अभी तो सुकून मिला है, फिर वही सब बातें होंगी, मैं नहीं रख पाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। उन्होंने बहुत मनोहार करी मुझसे, मुझे एक बार वो दिखा दो, मैंने वो भी नहीं दिखाया। फिर वो चली गई सामान सब उठा के, और दरवाजे पे जैसे गांव में घर होते हैं कि आंगन है बड़ा सा, मैं ऊपर थे हम लोग, और फिर वो गई आंगन पार करके मेन गेट पे पहुंची। तो मुझे पलट के देखा एक बार, मुझे ऐसा लगा जैसे सैकड़ों शिकायत उसके चेहरे पे हैं, आंखों में आंसू हैं,
और मुझे कुछ कहना चाहती है। मैं मुंह फेर के मैं भी वापस आ गई, अंदर कमरे में चली गई, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर परसों बीत गए, लेकिन वो मैं सच कहूँ अरविंद जी कि वो फांस गड़ गई। ऐसा लगा कि ये कितना बड़ा अपराध किया है। जैसे जैसे समझ की बढ़ रही थी मैं, और फिर मैं कॉलेज में भी आ गई थी, आगे भी पढ़ाई कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी उस समय। मुझे अजीब लग रहा था कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए लड़ सकती हूँ शादी के बाद भी, तो मैं उस महिला के नहीं लड़ पाई। वो मेरे मन में एक दुखद पहलू सा बन के समा गया। फिर जब शादी हो गई, मेरी ननद की हो गई, हमारे देवरों की शादी हो गई, फिर मैंने एक दिन, और मेरे सास ससुर रहे नहीं थे, फिर मैंने एक दिन इनसे कहा कि अपने हस्बैंड को, मैंने कहा मैं एक बार उसको ढूंढूं। तो वो हंस पड़े, बोले वहाँ? मैंने कहा हाँ वहाँ। इतना मारेंगी वो, मेरे पास रोते हुए मत आना कि क्या हुआ मेरे साथ। मैंने कहा नहीं आने की, अगर कुछ भी करेंगी बदतमीजी तो आ जाऊंगी मैं, एक बार देख लूँ। पता ही नहीं था वहाँ कितने कमरे हैं, कितनी जगह मुझे जाना पड़ेगा, क्या होगा मेरा, मुझे कुछ नहीं पता, या मैं उन सीढ़ियों को कैसे तय करूंगी। एक बार को तो मुझे एक पल, मुझे वो पल आज तक याद है, और वो बंदा भी आज तक जीवित है। एक रिक्शा वाला खड़ा था वहाँ, और रिक्शे वाला वो मेरे बिल्कुल पड़ोस का था, मेरे ससुराल के पड़ोस का। वहीं उसने कहीं कमरा ले रखा था, वो वहाँ था। जैसे उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। वो शायद मुझसे संकोच कर रहा था क्योंकि उसे ऊपर जाना था, और मैंने उससे संकोच किया कि ये मेरे घर बताएगा आज, और मोहल्ले में बताएगा कि ये तो वहाँ गई थी। फिर मैंने एक पल में झटक दिया सब। मैंने कहा दोबारा ये गलती नहीं करूंगी जो उसके प्रति अपराध किया, अब नहीं करूंगी। मैं चली गई, और यकीन मानो 1-1.5 साल तक तो मैंने इतने धक्के खाए, इतनी डांट खाई, गालियां सुनी कि यहीं बैठ जा तू, तेरा यहीं कर देंगे सब, और कुछ नहीं, ये भी कहा बेटा तू इस जगह के लायक नहीं है, भले घर की बहू है, भले घर की लड़की, यहाँ मत आया कर। ये मैंने वो छोड़ा नहीं। फिर मुझे एक रास्ता दिखा कि मैं कुछ इनसे बात करूं। मैंने एक दिन कहा कि आप पूछ ही नहीं रही मैं क्यों आती हूँ रोज। मैं इसलिए आती हूँ कि मैं आपके बच्चों को पढ़ा सकूं, ये सारा दिन घूमते हैं इधर उधर। अच्छा। तो उन्होंने कहा पढ़ा ले, लेकिन शर्त एक है कि मेरा बच्चा मेरे यहाँ, दूसरे का बच्चा दूसरे के यहाँ। एक जगह बैठा के नहीं पढ़ाएगी ना, कि दूसरे के भी यहाँ बुला ले। ये बिजनेस राइवलरी थी उनकी। ये मुझे बाद में समझ आया कि कहीं हमारी सूचनाएं वहां ना पहुंच जाए, अच्छा, और उनकी सूचनाएं हमारे यहाँ तक ना जाए। और मेरी तो वो वाली बात थी कि अंधा क्या चाहे दो आंखें। मुझे तो हर जगह जाने का रास्ता दिखा। मैंने कहा ठीक है। मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, 8-8 घंटे उनके बीच रही हूँ मैं। अच्छा। सिर्फ उसे ढूंढने के लिए, कोई मकसद नहीं था, बेमकसद उसे ढूंढ रही थी। मैं जाके बैठती, बच्चों को पढ़ाती। मन नहीं है, मैं पढ़ाने का मटेरियल ही नहीं हूँ, मुझे टीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, कतई नहीं। मैं पढ़ाती, उनको जबरन बिठाती, उनकी 4 बातें सुनती, प्यार से बोलती, और वो नहीं दिखती मुझे कहीं भी। और फिर मुझे एक लड़की ने कहा एक दिन, उसकी भी उम्र ऐसे लगभग 30 साल की थी, मेरी उम्र की थी मतलब लगभग। उसने मुझसे कहा ऐसी घूमती रहोगी? मैंने कहा मैं समझी नहीं, और कुछ करोगी? मैंने कहा क्या करूं बताओ, पढ़ा रही हूँ मैं तो बच्चों को। बोले नहीं, किसी का जीवन नहीं संवारना चाहती। मैंने सोचा ये टेस्ट ले रही है तेरा, भगाएगी यहाँ से। तो मैंने कहा कैसे संवारूं मैं, बताओ। तो बोली कि वो, मैं उस समय लॉ कर रही थी। उसने कहा कि मुझे निकाल सकती हो यहाँ से। मैंने कहा तुम तो सारे दिन बाजार में मिलती हो, हर सामान तुम ही लेने जाती हो, तुमको कौन रोक रहा है यहाँ? ये तो दूसरी लड़कियां तो रुकी पड़ी हैं, तुमको तो कोई नहीं रोक रहा, तुम जाओ। तो बोली नहीं ऐसे नहीं जा सकती, मेरी लड़की इनके कब्जे में है, और मेरी वो 12-13 साल की लड़की, और 2 साल बाद वो धंधे में डाल देंगे, उसे निकलवा दो, मैं केवल उसकी वजह से निकलना चाहती हूँ। फिर मैंने कहा कैसे? मैं कहा ये नहीं मुझे पता, बस इतना बताऊंगी कि रात भर के लिए तुम मुझे बुलवा सकती हो। एक कस्टमर भेजो, वो 1000 रुपये जमा करेगा, अपनी ID जमा करेगा, और मुझे रात भर के लिए ले जाएगा। सुबह 6 बजे मैं हर हालत में आऊँगी, सुबह 6 बजे तक मेरी लड़की ला के देनी है। नहीं ला सके मैं वापस आ जाऊँगी, और फिर कभी नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरी लड़की तक अगर कोई पहुँचा और लाया नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लड़की कहीं राजस्थान में है। फिर वो पहला मौका था कि मैंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बात की, और कि सर ऐसा है, एक बच्चा बचा दो। पता नहीं, मेरी कोई पहचान नहीं थी, मुझे कोई जानता नहीं था, कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने मेरी थोड़ी सुनी कि ये तो अच्छी बात है, चलिए करते हैं कुछ। रातों रात फ़ोन नहीं थे, कुछ नहीं थे, रातों रात एक बंदा बाई रोड भेजा गया, और कहा गया कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने संपर्क किया कि बिल्कुल लीक नहीं होनी चाहिए सूचना, बस वॉच करो कि लड़की कहीं निकल ना जाए, कोई बात ना हो जाए, और सुबह इसको हैंड ओवर कर दो लड़की। रात को ही जाती, जब भी पहुंचे तभी हैंड ओवर कर दो, और एकदम निकाल दो इसको, किसी को पता लगे ना लगे। सुबह 6 बज गए, कोई सूचना नहीं थी और कुछ नहीं था। बस लड़की ने बवाल काटा कि मुझे भेजो, मेरी लड़की मर जाएगी अब, क्योंकि आपका आदमी तो वहाँ पहुँच गया होगा, अब तक इन्हें पता लग गया होगा, अब ये उसे मरवा देंगे, तो मुझे भेज दो वापस। हमने सबने समझाया
थोड़ा सा समय और दो, अगर तुम चली गई और पीछे से बेटी आई तो। हाँ, इसी बीच सूचना आती है उनके अपने वायरलेस पे कि उन्होंने बवाल काट रखा थाने में कि हमारी लड़की को सो आदमी, उसकी आईडी ये है और ये, वो अपहरण करके ले गया। मैंने कहा अच्छा। सर मेरे तो बंदे के खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। पर यार हम बैठे तो कैसे हो जाएगा, एक बात बताओ। वो कहने दो उनको जो कुछ कह रही हैं, वो तो हमारा काम है ना, तुम उसको चिंता मत करो। अच्छा, वो लोग उल्टा केस दर्ज करा रहे थे। हाँ। 7 बज गए और 7 बजे वो आई बच्ची। आ गई, अच्छा। हाँ। हाँ। तो पहला ऐसा लगा कि जैसे मैंने जो अपराध किया था पहली बार उसने मुझे थोड़ी सी माफ़ी दी है, वो जहाँ भी होगी, क्योंकि वो माँ बेटी जैसे मिली। वो मेरे लिए ऐसा था कि जैसे कोई पर्व है, एक ऐसा मिलन का उनका। हम सुनते थे कि भरत मिलाप की है, लेकिन वो जो माँ बेटी का मिलना था वो उसने मुझे बस वहीं ठहरा के छोड़ दिया। वाह। फिर मैं कभी नहीं लौटी। मतलब वो सुकून, वो कोई पैसा, कोई वो ना। चीज नहीं दे सकती है नहीं, वो कुछ कितना नहीं। बड़ा लग्जरी हो। कितना बड़ा ना, कुछ नहीं। नारी निकेतन गई, उसकी शादी भी हुई, बच्ची को भी आगे उसकी सरकारी तौर पे शादियाँ होती है सामूहिक, वो हुई उसकी भी। खुश है, आइडेंटिटी छिपाई जाती है, सब चीज़ें। और उसके बाद वो सिलसिला फिर शुरू हुआ। फिर मुझे रास्ता समझ आ गया। फिर मेरे किसी एक परिचित ने कहा कि मेरे मम्मियाँ ससुर लगते थे कि बेटा ऐसे नहीं, अब तुम एक संस्था रजिस्टर कराओ। मुझे वो भी नहीं मालूम ये क्या होता है, वो दौर ही नहीं था एनजीओज़ का। अब मैं 96 की बात कर रही हूँ। 96 में फिर मेरे संस्था उन्होंने रजिस्टर करा के दी कि अभी तुम्हें कहीं जाना है, तुम कह सकती हो कि मैं इस एनजीओ से हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ, कोई तुमको परेशान नहीं करेगा। तो बस फिर वो सिलसिला चल निकला। ये मतलब कुछ भी प्लान नहीं था ना, आपकी कुछ जिंदगी नहीं के था। मोड़ आते गए। हाँ, हाँ। हाँ, एक चीज आपकी थी, आपके बस दिल उसको से आप ढूंढना। चाहती थी कि हाँ, कुछ करना वो है। मिल जाए। और देखिए ये भी मैं आपको सबको थैंक्स करती हूँ, सारे पॉडकास्ट को। आपकी वजह से मुझे पिछले महीने पता लगा कि उसका वो जो तथाकथित पति था, उसने मुझे फ़ोन करके कहा वो बहुत बीमार है, जो दूसरे वाला था जिसने उसको शादी का वादा किया था, अच्छा। कि वो आगरा में उसकी डेथ हुई है, 1 अच्छा, साल हो पता चल गया। गया आपको। तो ये अल्टीमेट सुकून था कि वो इस नर्क से छूट गई। मुझे ये दुख नहीं हुआ कि वो चली गई, दुख ये हुआ कि सुकून ये मिला कि इस नर्क से छूट गई। मिल नहीं पाई लेकिन आप, मैं कभी नहीं मिली इतने वर्षों। लेकिन आपने इतनी गहराई से वो जिंदगियां देखी हैं हाँ। जिसको, जहां लोग, समाज के लोग जाना पसंद नहीं करते, उधर देखना पसंद नहीं करते, कि आप इसके लिए भी सुकून में है कि भले ही वो हाँ, मिली नहीं मुझसे, नहीं लेकिन जान उसकी उसी छूट की गई। वजह से मैं ये 561 लड़कियां निकाल पाई। केवल अगर वो ना होती तो मैं वहाँ क्यों जाती। मैं तो तथाकथित भले घर की बहू और लड़की थी, कैसे जाती। मेरे 8-10 साल मेरे भाइयों ने मुझसे कोई संबंध नहीं रखा। अच्छा। लेकिन इतनी बुरी है वहाँ की दुनिया कि आप ये कह रही हैं कि वो मर गई, इससे उसको मुक्ति मिली। मुक्ति मिल गई, इतनी बुरी है। ज़रा हमें भी बताइए, दर्शकों को बताइए कि कितनी बुरी है, क्या एग्जैक्टली होता है, जितना फिल्मों में दिखता है वही होता है या फिर क्या दिखा है फिल्म में, तो कुछ भी नहीं दिखता। फिल्म में दिखाते एक सजा धजा कमरा है, वहाँ वो डांस करे, कहाँ दिखते हैं। अगर सच्चाई है के करीब है तो गंगूबाई काफ़ी हद तक है। वो एक तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि कितना डीपली उन्होंने देखा। वो जो उसका साड़ी पहनने का तरीका है, वो इतना सा पल्लू रखना, जैसे हम लंबा पल्लू रखते हैं, वो इतना सा पल्लू रख के और थोड़ा ऐसे हिल के चलना, वो बिल्कुल सेम। मैं सारे स्टाफ को लेके देखने गई थी, तो मुझे सारे कहने लगे अरे बिल्कुल उसके जैसी लग रही है, ये उसके जैसी लग रही है, एकदम से ये। और वाइट साड़ी, ये जो मतलब महिलाएं हो जाती हैं, जो बर्थल कीपर और ओनर हो जाती हैं, वो बिल्कुल। लेकिन और ये भी कि वो अंधेरे कमरे, उनमें कभी लाइट होती ही नहीं है, एक डिम सा बल्ब। वो जो दिखाती 3 चकाचौंध लाइट्स, कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो अंधेरे की दुनिया है। वहाँ कौन चेहरा, वहाँ चेहरे की तो कोई डिमांड ही नहीं है ना। वो केवल इतना उनको जिसमें इससे नीचे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। और जितनी गुदाज होगी, जितना वो फिजिकली मजबूत होगी, उसकी डिमांड है। तो वो तो बिल्कुल ऐसा है। और नहीं मानोगे तो सब कुछ करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि वहाँ सैडिस्ट आते हैं। अच्छा। वो दुख भंजक नहीं है, वो दुख देने वाले लोग हैं जो अपने घर में शायद अपनी बीवी को, अपनी किसी और को कहना चाहते हैं, कुछ नहीं कह रहे, उनके साथ जाति करना चाहते हैं पर शायद नहीं कर पा रहे, या थोड़ी बहुत करके उससे भी कहीं ज़्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि ये कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश की एक कड़ी है। तो वो वहाँ करते हैं
क्योंकि ना तो उस लड़की को मना करने की कोई इजाज़त है, क्योंकि अगर वो मना करती है तो वो आदमी अपने पैसे वापस लेगा मालकिन से, अच्छा। और पैसे वापस लेगा तो शायद खाना भी नहीं है शाम को उसे, क्योंकि जब वो 15-20 कस्टमर निपटाती है उसके बाद उसको खाने के लिए पैसा मिलता है, पैसा नहीं खाना ही आता है। अच्छा। तो अगर नहीं हुआ या मालकिन का पूरा नहीं पटा कि कितना पुलिस को जाना, कितना प्रशासन को जाना, कितना रेस्क्यू ऑफिसर को जाना, कितना किसको जाना, वो सब जो जाना है उसके बाद उनको खाने का पैसा बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, बच्चे के दूध के लिए बच जाए। अगर इतना दर्द है, इतनी परेशानी है, तो वहाँ से निकल जाए, भाग जाए, कुछ कैसे ऐसा? हाँ, कैसे? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं ऐसा होता है? वो सब चल रहा है देखिए, वैसे। क्या वो उनका वो एक आप सोचते हैं कि ये कहते हैं आम सोसाइटी में कि पुलिस हिरासत में तो कुत्ते को भी बंदर बना दें, है ना, मार मार के, और किसी साधारण आदमी से भी उगलवा देंगे कि मैंने डकैती डाली है। मगर वो कोर्ट में जाके मुकर सकता है, कोर्ट में तो जाएंगे ना, न्याय के सामने तो खड़े होंगे, मजाक कहेंगे सबने नहीं किया, वो कहाँ जाएंगी? कौन देता है उन्हें शरण? और मैं ये नहीं कहती कि मैंने उन्हें शरण दी, पर मैं ये सोचती हूँ मैंने अपनी खुली बाजू रखी, उन्हें ये पता था जब वो लड़कियां भाग रही थी कि हम इनकी बाजुओं में शरण पा सकते हैं, मगर उनके पास है नहीं कुछ भी। और वो एक छोटा सा जीना जिसमें इधर जाएंगे तो इधर ब्रथल, इधर भी ब्रथल है, वो उनके जो नीचे, आप क्या समझते हैं नीचे वाले लोग उनके स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, वो नहीं उनके हितग्राही, सब उनके दम पे तो चल रहे हैं बाजार। अच्छा। वो अगर ना चाहें तो वो प्रबंध नहीं कराएंगे, नीचे उनकी दुकानें हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, लाला हैं, और ऊपर वो बाजार चल रहा है, उनको नहीं दिख रहा है। किसी की बहन बेटी का जीवन बर्बाद हो रहा है, भगवान न करे कि कभी आप पे भी ये शिकंजा कसे, और वो ऐसी हिरासत है, उससे कोई मुक्ति नहीं, कोई जज नहीं है, कोई ऐसी कानून की अदालत नहीं है जहाँ वो जाके अपनी गुहार लगाएं कि मुझे निकाल दो। आप बता रहे थे कि वो जिसको आपने रेस्क्यू कराया उसकी बेटी वहाँ राजस्थान में थी। हाँ, तो क्या वो मतलब ऐसे महिलाएं आती हैं जो बेटी नहीं नहीं बच्चे आती नहीं है, जब आती है और जब वो धंधे में उसको डाल दिया जाता है, साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करके, हर चीज़ वो अति है उसकी, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या किया जाता है उनके साथ। फिर उनसे बच्चा छीना जाता है, पहली बार उनको प्रेग्नेंट होने दिया जाता है, पहली बार कोई प्रोटेक्शन नहीं, जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, किससे हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तक आप लगातार ऐसे ही उसके साथ सेक्स करेंगी, फिर बच्चा छीना जाता है, 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने, फिर कहाँ जाएगी माँ? माँ तो माँ है, माँ कहीं नहीं जाएगी, माँ नहीं जाएगी। और देखिए मैं इस बात से इनकार नहीं करती, अल्टीमेटली जो हम दे रहे हैं, आप एक घर में आपके 2 बच्चे हों, एक बच्चे को आप अतिरेक प्यार कर रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि तुम इसके जैसे नहीं हो, ये देखो पढ़ने में अच्छा है, ये इसमें अच्छा है, और तुम कुछ हो नहीं, तो वो बच्चा आपसे रिवेंज लेने पर उतर आएगा, वो हर वो काम करेगा जो आपको पसंद नहीं। तो ये वो बच्चियां होती हैं कि फिर वो हर वो काम करती हैं जो शायद मुझे पसंद ना हो, शायद सोसाइटी को पसंद ना हो। मैं लाख बार उनको कहूँगी बेटा थोड़ा पीछे खड़े हुआ करो, चिक भी डलवा दूंगी, उतारो चिक, नहीं चाहिए। फिर खड़े होना है तो उन्हें यहाँ से खड़े होना है, उनकी खिड़कियों में कोई ग्रिल नहीं है, वो खुले दरवाजे की तरह खिड़कियाँ हैं जिनमें से उनको झांकना है, उनको दिखाना है कि हम यहाँ से उनको पसंद किया जाता है, यहाँ से नहीं, जो नीचे खड़ा हुआ बंदा है। और कौन नहीं उनका स्टेक होल्डर, नीचे खड़ा रिक्शा वाला, सामने वाला दुकानदार, नीचे वाला दुकानदार, कौन नहीं है उनका? वहाँ बैठा हुआ एक मोची, वहाँ बैठा हुआ एक बढ़ई, कौन नहीं है? किससे बच के भागेंगी? और ये तो मतलब क्या सुबह से शाम तक ये चलता रहता है? अभी तो कोई रुकावट नहीं, सुबह से शाम तक कभी भी आ सकता है कस्टमर की कोई, ये तो आम कहावत भी है ना आमतौर पे कि भगवान और ग्राहक जब आ जाए, जब आप तर जाएंगे, तो वो कैसे ग्राहक को ना करेंगे, कभी भी आ जाए। मतलब पैसे के लिए कहीं कोई लिमिट नहीं है, कुछ तो नियम होगा वहाँ का, कुछ भी कि ऐसे ही है? कोई नियम नहीं, बस नियम एक है, फ़ोन बाहर रख के जाओ। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि इन लड़कियों ने मुझे फ़ोन ऑन कर दिए, तो ग्राहक का लेके जब से मोबाइल चले, तो फिर तब से वो बाहर, बस एक ही नियम है, एक ये कि भाई बिना प्रोटेक्शन के आप कोई किसी के साथ भी नहीं जाएंगी, बस। लेकिन कितनी बार का कोई हिसाब नहीं कोई है? हिसाब नहीं है। अच्छा। कोई हिसाब नहीं है। कितने भी ग्राहक आए सब? देखिए कुछ तो डिपेंड करता है इस बात पे कि कौन ग्राहक किसको सबसे ज़्यादा पसंद करता है, अच्छा। उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं। कुछ ये है कि जो बॉडी से भी थोड़ा दुबली पतली हैं, फेस कैसा भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनके पास कस्टमर कम है, तो वो कोशिश करती हैं। और आप उसका इमेजिन नहीं कर सकते। देखिए जैसे आप दुकान पे जाते हैं,
दुकानदार कोशिश करता है आपको हर माल दिखाऊं, है ना। आप अपनी शर्ट खरीदने जाएं, पैंट खरीदने जाएं, उससे ये उससे अच्छी है जी, ये उससे, चाहे वो उससे खराब हो, लेकिन उसको भी वो बढ़िया बता के पेश करेगा। उन लड़कियों को खुद को करना है, मालकिन नहीं करती मैं। जीने में आहट भी होती है ना, तो दौड़ के चली जाएगी। अगर रोटी भी खा रही होंगी ना, तो दौड़ के जीने के गेट पर खड़ी हो जाएंगी। किसको पसंद करेगा वो? एक कैसे उसका हाथ पकड़ेंगी, कैसे उसकी गाल छुएंगी, कैसे उसे कहेंगी यहाँ लगाएंगी उसका, कैसे, मतलब ये सब सिर्फ दिखावे और वो करने के लिए। हाँ बिल्कुल। उसमें हाँ, कहीं से कोई क्योंकि उनको प्लेजर के लिए वो वहाँ हैं। वो जितना वो उसे ये एहसास कराएंगी कि तू इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया, इतना अच्छा आदमी है कि मुझे तू चाहिए, तुझे मैं नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। और वो अंदर जाने के बाद भी ये मारेंगे, पीटेंगे सिर्फ इसलिए कि वो चिल्लाए, उसको उनको प्लेजर मिलना है। वो उनकी लिमिट है कि जितना चीखेगी चिल्लाएगी उतना ज़्यादा उनको आनंद आएगा। गंदे कपड़े, बास मारते शरीर, अभी रिक्शा चला के आए, अभी पेंट करके आए कहीं, और ऐसे ही बज बजाती हुई नालियों की तरह, कीड़े की तरह से, और वहाँ जी रही हैं वो। उसकी मैं अपने आप को ये सोचती हूँ कि या शायद मैंने वो चीज़ें मैं छोड़ दी थी कि मुझे कैसा पानी पीना है, कैसे। मैं लोग कहते हैं भाई मैं कहीं भी कुछ भी पी लेती हूँ, मेरी ये आदत बन चुकी। कहीं रास्ते में मुझे अगर नल भी दिख रहा है टोंटी का, तो मैं वहाँ भी पी लेती हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने वो देखा कि आपने अगर गंगूबाई देखी हो तो एक चबूतरा देखा होगा जिस पर वो नहा रही है, पर्दा डला हुआ है, वहीं से वो उससे बात करती है। वो चबूतरा उनकी ज़िंदगी है, वहाँ की हर जगह वो चबूतरा मिलेगा। अच्छा। इसलिए मैंने कहा कि इसको बहुत रिसर्च करके उन्होंने बनाया। उस चबूतरे पे एक लड़की ऐसे बैठ के प्लेट में दाल चावल खा रही है, यहाँ यूज्ड कंडोम पड़े हैं, यहाँ वो गंदगी थूक रहे हैं, यहाँ गुटखा थूका है, यहीं वो एक कोने में खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं ग्राहक, और वो बिल्कुल बिना कुछ कहे खा रही है। मैंने उसे कहा बेटा अपना स्टूल इधर रख ले, वहाँ गंदगी पड़ी है। तो उसने मुझे यूँ देख के फिर मालकिन की तरफ ऐसे देखा। कोई बात नहीं हुई ना, उनके मुझे एक्सप्रेशन से लगा कि एक ने किसी को मना किया हो या उसने इजाज़त मांगी हो, कुछ नहीं, बस ऐसे देखा और फिर खाने लगी। यानी बस सिर्फ हो गया था कि तुमको आना ही नहीं, वहीं बैठना, ये तुम्हारी जगह है और कुछ नहीं है। मतलब खौफ भी है अलग तरह का खौफ है एक। और मतलब बच्चा, मैं कैसे बताऊं कि जिस माँ से बच्चा छीना जाता है, जिसकी छातियों में दूध उतर रहा है और वो बिलबिला रही है कि एक बार पी लें दो, बस आखिरी बार पिला दूं, और वो सीने से लगा के ये कोशिश कर रही है कि मैं आज सारा दूध पिला दूं जीवन भर का इसका। लोग कहते हैं आप काम करती है। कैसी क्या चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि ये बाजार बंद हो गए, ये कहीं बंद नहीं हुए, पैरेलल चल रहा है, लोग लग्जरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो उसी बदहाली में हैं। और वो हमारी और आपकी बेटियां हैं, वो उनकी नहीं है। अब उनकी तो पढ़ रही हैं, अच्छे स्कूल्स में जा रही हैं। मैं ये भी तय करती हूँ कि मैं उनके किसी बच्चे और बच्ची के लिए कभी किसी से नहीं मांगती, पढ़ो अपने आप पढ़ो, मेरे पास नहीं है। लेकिन एक बच्ची को जब मैं रेस्क्यू करती हूँ और उसका बच्चा लाते हैं हम, बेटी थी उसकी, वो 3 साल की मुश्किल से हुई होगी, वो मेरी माँ के गले से लग के कहती है ऐसे कोई छोड़ता है अपने बच्चों को, और वो मामा बहुत गंदा है, जब खाना मांगो तभी मारता है वो, अब मत छोड़ना मुझे तुम वहाँ पे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं खुद भी सोचती हूँ कि मैं या तो पत्थर हो गई उनके बीच रह के, और न जाने कौन सी ऐसी ताकत थी जो खींचती चली जा रही है आज भी। गुस्सा आता है उन लड़कियों पे जो स्वेच्छा से जा रही हैं, तरस आता है उन पे जो वहाँ जी रही हैं, और मैं सबके लिए नहीं कर पाई। काश, मैं सोचती हूँ मैं सबके लिए कर पाती, काश। वही हम सोचते हैं कि कहाँ हम जी रहे हैं, कहाँ पे हैं। नहीं, आप दुनिया के उस अंधेरे को नहीं देख पा रहे जिसको मैं 31 साल से देख रही हूँ, और कोई नहीं देखता, देखना भी नहीं चाहते। लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि एनजीओज भी नहीं काम कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, मगर क्या, बंद कमरों में बड़ी मीटिंग्स, बड़ी वर्कशॉप्स, बड़े बड़े वादे, और जब बाहर आए हम पूछेंगे कि अब हमको क्या, अगला कदम क्या, आप तय करिए ना अपने आप। उनके लिए कुछ नहीं है। पर अभी तो मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि कुछ बच्चे जो मेरे पढ़ाए हुए हैं, मेरे नए बच्चों की मदद करते हैं,
उनको डोनेशन भी करते हैं। डोनेशन नहीं मैं ऐसे कहती, मैं कहती हूँ तुम्हारे छोटे भाई की या छोटे बहन की फीस जानी है। वही है। बहुत शानदार काम कर रही हैं मैम, और अपने दिल का काम कर रही हैं। यहाँ तो लोग दिखावे इतने ज़्यादा है, कहाँ पता नहीं कहाँ लोग भाग रहे हैं, कहाँ जाना है, पैसे की होड़ है, ऐश्वर्य की होड़ है, गाड़ी घोड़ा। हमारे ही दिए हुए समाज का एक ये कोना है जो उसी अभी तरह से मैं पनप रहा आपको है। एक ऐसे कड़वे सच से बताती हूँ कि जब ये पॉडकास्ट शुरू हुए, अभी मुझे मेरा बेटा भी कह गया कि मम्मी कहीं का भी नाम मत लो, आपको जो बताना। मैं कि बेटा ये तो संभव ही नहीं है, पर फिर भी तो किसी जगह का मैंने शायद नाम ले दिया। उन लोगों ने मुझे किस कदर धमकाया है, अच्छा। किस कदर धमकाया है, और आज तक वो धमका रहे हैं जिस तरह से मुझे। बताइए इनका तो जिस तरह से मन भरा हुआ है, हाँ मतलब उनको लगता है कि अगर कोई आवाज उठा रहा है तो हम उसको दबा देंगे, हाँ खत्म कि कर देंगे। हमारे लिए ऐसा आपने क्यों कहा। हमने कहा तो ठीक है जाओ, अब आप भुगतो, आप करो जो करना है, हमको कुछ नहीं करना। और आपने खैर बताया ये मुझे कि हाँ किस तरह से आपके ऊपर जानलेवा हमला हाँ हुआ और बहुत ये कुछ, सारी चीजें। बहुत बार हुआ है, इतने मुकदमे हुए हैं। और मतलब मैं आपसे क्या कहूँ, इतने घटिया मुकदमे मुझ पे हुए हैं कि मात्र 120 रुपए की 420 लगाई गई मुझ पे। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि जिनको मैं नहीं जानती थी, ऐसे 24 सीनियर एडवोकेट्स खड़े हुए मेरी जमानत के लिए, जिनको मैंने शक्ल से भी नहीं जानती कभी। तो उस दिन पूरे उसमें हंगामा था, पूरी अखबारों में छपे कि 24 लोग उनको आज मतलब एक उनकी जमानत के लिए वहाँ पे खड़े हुए। हालांकि उन्होंने मना कर दिया था सभी ने कि अतुल जी आप बिल्कुल ये मत कहना मुझे ज़मानत चाहिए। मैंने कहा फिर, बोले नहीं ये जो करना चाहें वो करें। मैंने कहा नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि ये मुझे ज़मानत दें, ताकि मैं इन कोर्ट को मैं बार बार आके अपनी शक्ल दिखाऊं कि 120 रुपए की मैंने 420 की, और किससे की, आपने वो आदमी मेरे सामने आज तक खड़ा नहीं किया। क्या किया कि मैंने 120 रुपए लिए और किसी को अपना सदस्य नहीं बनाया। मैंने अपने तमाम बायलॉज रखे। मैंने कहा देखिए मेरे, मैं तो कह रही हूँ कि मैं 10,000 भी लूंगी, मैं 20,000 भी लूंगी, क्योंकि मेरी वो नीड है। हाँ। और जिससे 120 रुपए लिए वो तो आप सरकार बनाम अतुल शर्मा क्यों करते हैं? आप उस आदमी बनाम अतुल शर्मा करिए ना, कौन है वो? तो कुछ नहीं था, केवल मुझे दबाने की एक पहली शुरुआत थी, और उसके बाद से लगातार ये सब चलता रहा। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई नहीं जानता, और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पिछला अधिकारी मुझे अगले अधिकारी को हैंडओवर कर जाता है। अच्छा। कि उसका ध्यान रखना, कोई मोबाइल काटे तो मुकदमा लिख देना। मतलब जहाँ एक समाज का ये चेहरा है वहाँ कुछ मदद के लिए भी हाथ आगे आते हैं, और शायद इसीलिए आप आगे इस तरह से चल रही हैं, बढ़ रही हैं, वरना अपनी जिंदगी के 30 से ज्यादा साल आपने दे दिए, वैसे नहीं। और ये काम एक्चुअल में आपका नहीं है। अगर नहीं है मेरा, सरकार और समाज अवेयर रहता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। और मैं इसका बदला ये भी सोचती हूँ कि जिनको मैंने शायद रेस्क्यू किया, जिनकी मैं उम्मीद बनी, हो सकता है उन्हीं की वजह से मेरे बच्चे आज इतने कामयाब हैं। मेरा बेटा बहुत कामयाब है, विश्व की टॉप 10 कंपनी में उसकी एक कंपनी है AI, पहली भारत की पहली AI कंपनी उसकी है। अच्छा। तो मैं ये सोचती हूँ, और गांव जैसी जगह में पढ़ के वो IIT कानपुर गया और IIT से PhD है, BTech MTech करके। तो ये बड़ी मैं सोचती हूँ उन्हीं का, क्योंकि मैं तो ध्यान नहीं दे पाई। मैंने तो कभी बच्चों को देखा ही नहीं। मेरे 8-10 घंटे वहाँ गुजर रहे। मैं रात को जा रही हूँ, कब रेस्क्यू खबर आ गई, कब आ गई कि लड़की है, मुझे पता ही नहीं, मैं कब छोड़ के जा रही हूँ। तो फैमिली पे डिपेंड, जॉइंट फैमिली थी तो जॉइंट फैमिली में रहे बच्चे। आप जितने रेस्क्यू के लिए मैम आगे बढ़े हो गए हो, तो वहाँ सफलता मिली है, कई बार असफलता भी मिली? 100%। आज तक भी नहीं हुआ ऐसा। क्या बात है। आज तक भी भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि आज तक उन्होंने मुझे नीचे नहीं देखने दिया। मैं बस इतना करती हूँ कि मीडिया को जरूर बताती हूँ, भैया मैं जा रही हूँ। अच्छा। पता नहीं कोई लड़की मिलेगी या नहीं, तो दीदी पहुँच रहे हैं हम सारे। अच्छा। वो मेरी बड़ी सपोर्ट होती थी। या जैसे मेरा छोटा शहर है, सभी मेरे इर्द गिर्द की हैं जो मेरे साथी बड़े हो गए, अब उम्रदराज भी हो रहे हैं, तो ऐसे भी हैं जो नए बच्चे हैं वो भी अभी जान रहे हैं। तो बहुत उनकी सपोर्ट रही। पुलिस भी कई बार कमज़ोर पड़ती है उन सब मामलों में कि भाई कहाँ तुझको छेड़ा नहीं जाए। और कई बार ऐसी खराब आती हैं स्थितियाँ कि जैसे मैं एक सज्जन यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहीं और गए और मुझे वहाँ कोई काम पड़ा मैं वहाँ गई तो मेरी दुआ सलाम हुई। फिर मैंने कहा सर पहचान रहे क्या? मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा पहचान रही, मैंने ऐसे ही कहा। अरे आपको याद नहीं है? मैंने कहा क्या? मैं वहाँ पे था और वो जो आपने उसके यहाँ से फलानी के यहाँ से और फलानी लड़की निकल, मेरे का नाम भी याद है, मालकिन का भी याद। मतलब देखिए पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इस कदर तक है। और निचले स्तर से नहीं मैं कह रही हूँ, मैं ऊंचे स्तर से लेके नीचे तक आ रही हूँ, IPS से लेके नीचे तक हर आदमी उसमें इन्वॉल्व है।
आपने तो इस जिंदगी को, इस तरह की जो ये ब्रॉथल्स हैं, वैश्यालय हैं, उसको बहुत करीब से देखा है। फिल्मों में जो दिखाया जाता है, चलिए वो तो अलग है। इसका पूरा नेक्सस और जरा सिस्टम एक बार समझाइए कि कैसे, जैसे आप बोल रहे हैं कि एक मालकिन होती है, कोई लड़की आई, उसको प्रेग्नेंट करते हैं, उसके बच्चे को हटा देते हैं, वो बच्चों का क्या होता है, थोड़ा सा ये पूरा सिस्टम। एक तो ये कि ऐसे जब कोई लड़की आती है, पहले तो उसकी खरीद फरोख्त होती है, तमाम मालकिन जुटती हैं। अच्छा। कौन ज्यादा लगा दे, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसी है लड़की। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं दूसरे कमरे पे लेके चला जाए, भाई तुम्हारे साथ सौदा नहीं पड़ रहा, मैं दूसरी जगह लेके जाऊंगा। अच्छा। हाँ। और जो लड़की आई हुई है, हाँ, वो कहीं से उठा के लाए हैं, उठा खरीद के लाए हैं, क्या बिल्कुल, क्या, बिल्कुल, वो बिल्कुल, कई सोर्स होते हैं। कई सोर्स हैं। वो नौकरी के नाम पे भी आई है, वो प्यार में फंस के भी आई है। अच्छा। मैं उदाहरण के तौर पर बताती हूँ कि मेरे बिल्कुल पड़ोस के जगह की एक लड़की, और मुझे किसी ने सूचना दी कि फिर लड़की कहीं चली नहीं, सूचना मैं वही बात दोहरा रही हूँ कि पता नहीं क्यों कोई ना कोई परिस्थिति भगवान ऐसी पैदा करते थे। हमारे यहाँ नीचे पैठ लगती है, साप्ताहिक बाजार, और उस दिन बहुत भीड़ होती है, आम आदमी जाने से बचता है, इस कदर भीड़ रहती है उसमें। तो मैं अपने घर से आ रही थी, मायके से, वही रास्ते से गुजर के आ रही है, और इतनी कंजेस्टेड है कि वहाँ से कुछ आप वाहन ले नहीं जा सकते, और पैंट वाले दिन तो बिल्कुल नहीं। तो मैं यही पैदल पैदल कुछ ये भी सोच के कि चलो ऊपर भी देखती चलूँगी क्या क्या हो रहा है। मैं जैसे निकली तो एक कमरे में से अचानक से सामने आया एक बड़ा वहाँ का पिंप। वो मुझे देख के ठिठक गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख के, पता नहीं कैसे अपने आप से मुँह से निकला, मैंने कहा बहुत उड़ रहा है, एक दिन तेरी टांग काट दूंगी मैं ये कह के चलने को ही तो उसने कहा रुको रुको रुको। मैं बता क्या कह रहा है, कुछ नहीं। एक रिक्शे वाले को आवाज़ लगाई यहाँ, और हमारे यहाँ आम बोलचाल की भाषा में बहन जीजी कहते हैं। जी। हाँ, कुछ लोग दीदी अब बुलाने लगे, लेकिन जीजी कहते हैं कि जी को छोड़ के आया ऑफिस, और 20 रुपये दिएगी। मैंने कहा मैं दे दूँगी, तू ही देगा? ना तुम जाओ। मैं चली गई, और मुझसे पहले वो बाइक से मेरे ऑफिस में मिला। अच्छा। मैंने कहा तू क्यों खड़ा है? बोला कि लड़की आई और अभी चली जाएगी, और जाओ चलिए। मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वो उसकी कीप थी जिसके यहाँ होता, ले आओ उसे। मैंने तभी बता देता हूँ, तब तो मैं पकड़ा जाता कि मैं नहीं बताया तुम्हें। अच्छा, मतलब हेल्प की उसने। हाँ, हेल्प तो उसने मेरी बहुत सारी की। अच्छा। फिर मैं चली गई वहाँ पे, तो वो लड़की खड़ी, और मैंने उससे कहा कि बेटा यहाँ क्या कर रही हो? बस मुझे देखती रही, बहुत ही इतने मैले कुचैले कपड़े, क्या बताऊँ, मतलब जैसे फटे हुए किसी के पहन लिए, उतरन कहीं से उठा के बिल्कुल ऐसे, और चप्पल टूटी सी घिसी हुई बिल्कुल। मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने किसी से नहीं पूछा कुछ नहीं। वो मेरा एक रेस्क्यू ऐसा था कि जिससे मैंने किसी से पूछा ही नहीं कुछ भी, कोई बवाल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा, मैंने कहा चल नीचे चल। उतर आई वो मेरे साथ। इतने मीडिया भी पहुँच गया था, तो भीड़ इतनी थी कि वहाँ नहीं मैं ट्रायल करा सकती थी। मेरे भाई के घर में लेके चली गई, तो वो वहाँ पे बस ऐसे खड़ी थी, और हाथ ही ऐसे करे जा रही। मैंने सोचा ये इसके अंदर से एग्जिशन हो रहा है, तो उसकी वजह से ही शायद कर रही है। बहुत देर हो गई, मीडिया किसी बात का ढंग से जवाब भी नहीं दे रही थी। फिर बताया धीरे धीरे। फिर मैंने कहा क्या है हाथ में, क्या हुआ है? मैंने खोला तो उसमें 20 रुपये थे। मैंने कहा, अब मैं उसे कहती हूँ कि ये 20 रुपये में बिक गई लड़की, क्योंकि उस लड़के ने उसको फंसाया कैसे। वो बचपन में माँ बाप मरे, और वो 3 बहन भाई थे। बुआ के घर पले, बुआ इसलिए ले आई कि लड़के तो मेरी लड़कियों शादी करेंगे, अलग कम्युनिटी के थे, लड़कों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, मेरी लड़कियों के लिए हो जाएंगे, और लड़की काम करेगी घर का। धोबी थे, तो वो लड़की नहर पे कपड़े भी धोने जाती, पूरा दिन ही वहीं किसी दूसरी कम्युनिटी के लड़के से उसको थोड़ा बहुत लगाव हुआ। लेकिन लड़का समझदार था, उसने कुछ दिन के जैसे ही उनको लगा होगा कि ज़्यादा हमारे बीच हो रहा है, तो उसने एक दिन ये कहा कि देख तेरे घर वाले तैयार भी हो जाएं तो उससे पीछे छुड़ाने को, मेरे घर वाले कभी नहीं होंगे, तो इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं, मैं अब कभी नहीं आऊँगा तुझसे मिलने। ठीक। और वो ये कह के चला गया। दुख हुआ होगा लड़की को, लेकिन ऐसे में देखिए कैसे काम करती है ये पूरा सिस्टम। हर जगह, किस जगह का मैं यकीन करूँ, इन 31 सालों में चिन्हित नहीं कर पाई वो कौन सी जगह है जहाँ खड़े होते हैं। तो ऐसे में कोई लड़का आता है उसके पास, बोला देख लिया इन्हें, ये काफिर है, ये शादी करेंगे तुझसे, मैं करूँगा तेरे से शादी। कुछ भी नहीं बोली, 1-2 दिन रुका, बोले 1-2 दिन में इंतजाम कर लूँ जरा, और फिर इंतजाम कर लिया उसने। उसको एक टिकट दिया मेरठ का, बस में बिठाया, 20 रुपए दिए कि एक रिक्शे वाले को रिक्शा करना। वैसे तुम उसको पैसे मत देना रिक्शे वाले को, ये आप समझते रहिए कैसे होता है कि रिक्शे वाले को पैसे नहीं देने, बस ये कहना कबाड़ी बाजार छोड़ दो। अच्छा। उसने नहीं दिए, 20 रुपये उसके हाथ में रख दिए
ये रख ले अपने पास। अब सोचिए, ना रिक्शे वाले ने पैसे लिए, ना ये पूछा तू कौन है, वो उनका स्टेक होल्डर हो गया नेक्सस है और पूरा, छोड़ गया, पूरा नेक्सस है ये ऐसा। दूसरी एक लड़की आती है और मुझे वहीं का ही एक दुकानदार फ़ोन करता है कि बहन जी बहुत जल्दी आ जाओ, मैं ज़्यादा देर नहीं रोक पाऊँगा। अच्छा। हाँ, बच्ची घर से निकल आई है और यहाँ छोड़ दिया। खैर मैंने कहा भैया 5 मिनट तो लगेंगी, मेरा ऑफिस दूर है वहाँ से 4-5 किलोमीटर, में हवाई जहाज से थोड़ी आ रही हूँ। खैर मैं पहुँची, मैंने कहा कैसे भी रोको, अंदर बिठा लो कहीं को छुपा के। बैठ गई लड़की, मैं पहुँची, मैंने कहा बेटा कैसे, मुश्किल से 15 साल की भी नहीं थी। ओहो। और एक थैले में कपड़े ठूस रखे थे ऐसे ही, कोई बहुत अच्छे कपड़ों में भी नहीं थी, ऐसी सामान्य से परिवार की। तो मैंने कहा कैसे आ गई बेटे? बोले मेरे भैया भाभी ने कह दिया हमारे बस की, तेरा बोझ उठाना नहीं, कहीं भी जा, यहाँ नहीं है तुझे जगह। तो मैंने कहा फिर तूने क्या सोचा? बोले कुछ नहीं, जब मैं बाहर निकली तो मैंने एक रिक्शे वाले भैया से कहा भैया मुझे किसी ऐसी जगह छोड़ दो जहाँ मैं आज रात गुजार लूँ, फिर सुबह मैं अपनी मौसी के घर चली जाऊँगी मुरादाबाद। और भैया ने मुझे पैसे भी दे दिए थे कि मुरादाबाद चली जा, मौसी के यहाँ चली जा, यहाँ मत रहे। मैंने कहा फिर वो रिक्शे वाले भैया मुझे लेके, अटल टब उसने किसी रिक्शे वाले से बात की, कोई ये नहीं कि 2-4 से सौदा किया हो, भैया तू कम पैसे ले ले, तू ले। उसने कहा चल मैं छोड़ दूंगा, पैसे ना लेने का हूँ तेरे से, पैसे वैसे मत दियो। और वो छोड़ गया इस बाजार में। लेकिन जैसे ही उसने छोड़ा, वो चूँकि वहीं का ही दुकानदार था, उसको ये आइडिया था कि ये तो वो रिक्शे वाला है जो ऊपर आता जाता है, मतलब इनका ही स्टेक होल्डर है। उसने तुरंत लड़की को अब यहाँ मेरे पास भेजा है इसने, मैं तुझे उस जगह ले जाऊँगा जहाँ पे तुझे रात गुजारनी है हमारी, ये तो मेरे पास। और तब मुझे फ़ोन किया। और मुश्किल से 2 किलोमीटर पे वो लड़की का घर। तो ये ऐसे चलता है इनका कि कैसे फंसा, कितने लोग छोड़े हुए हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जो इस तरह फंसा के लाए, और फंसा के ला के कब वो वहाँ चले जाते हैं। मैंने रिक्शे वालों के साथ मीटिंग्स की, उनको अपने साथ जोड़ा कि भैया कोई लड़की आए तो मुझे सूचना दे दो केवल। कुछ जुड़े कुछ बेबात जुड़े, जिन्हें करना धरना कुछ नहीं था, उन्हें लड़की फिर भी वहाँ पहुँचानी थी। अच्छा। लेकिन कुछ उन्होंने मुझे बताया भी कि लड़की आ गई है और हम रोक नहीं सकते, छोड़ के वहीं आ रहे हैं, बाकी आपका काम है। अच्छा, ये जो नेक्सस बना है, जो चेन बनी है, वो इतनी स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं एक बड़ा खौफ है कि वो उससे अलग नहीं हट सकते, नहीं तो खतरा भी हो सकता है। तो इस तरह के खतरे आपने कभी नजर आए कि कभी मारकाट कर दी या कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल। देखिए एक बच्ची, एक अचानक, मैंने कहा ना कि मेरे साथ पता नहीं इतना नास्तिक होते हुए भी कैसे भगवान ने मेरा साथ दिया मुझे नहीं मालूम कि एक दिन मुझे फ़ोन आया, दीदी एक लड़की का एडमिशन कराना है। मैंने सोचा कोई छोटी बच्ची कोई सी आ गई होगी। मैंने कहा भाई इस समय तो थोड़ी बीच में एडमिशन मुश्किल हो जाएगा, तब तक किसी और स्कूल में ऐसे ही करा दूँ, हॉस्टल में, बाद में जुलाई में करा दूँ, मार्च में। तो बोली ना आओ तो सही। मैंने कहा अच्छा। मैं पहुंची तो सुंदर सी प्यारी सी लड़की, अच्छे हिस्ट पुस्ट, बोली ये स्पोर्ट्स में जाना चाहती है, लखनऊ इसका एडमिशन करा दो। मैंने कहा भाई बड़े तुम तो वो हो गए, खुद से मुझे कह रहे हो, चलो बहुत मेरे लिए तो मैंने कहा तुझे तो मैं कैसे साधुवाद दूँ, बड़ी अच्छी बात है, मैं इसका करा दूँगी एडमिशन। तो वो लड़की बोली कि लेकिन मैं लखनऊ नहीं जाना चाहती, आप मेरे यहीं करा दो, मेरठ। तो मैंने कहा ठीक है, यहीं करा दूँ किसी भी कॉलेज में जिसमें तू कहेगी। मैं कल 2-4 कॉलेज के फॉर्म्स लाती हूँ, तो उन्हें भर देना। भाई ठीक है। इतने मुझे एक औरत वहाँ दिखाई दी जो पैंट शर्ट पहने हुए थी। मैंने कहा ये तो मुझे देखी सी लग रही है। बोले यार इसी की तो लड़की है। मैंने कहा पर इसने तो शादी कर ली थी, ये तो चली गई थी। हाँ तो अब आई इसीलिए तो पढ़ा रही है, यहाँ आई है इसलिए। और मैंने कहा छज्जे पे क्यों खड़ी है फिर ये? इसका पति को नहीं पता लगेगा ये छज्जे पे खड़ी है, उसने कैसे भेज दिया ऐसे यहाँ? तो ना उसे ना पता है, एडमिशन करा के फिर चली जाएगी वापस। चलो ठीक। अगले दिन क्या हुआ, मैंने बिना सोचे 2-4 फॉर्म लिए और मैं चली गई। फ़ोन नहीं किया मैंने उसे कि मैं आ रही हूँ। मैं वहाँ पहुँची, मैंने कहा कहाँ है गुड़िया? वो तो चली गई। मैं कहा उसका पापा आया था, वो ले गया कि मुझे नहीं भेजना कहीं भी, वहीं पढ़ाऊँगा मैं तो अपने पास ही। अच्छा। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, चलो ना सही। फिर मैंने कहा यहाँ कौन है? मुझे केबिन में कुछ आवाज़ सी आई। मैंने कहा इधर कौन है? ये तो तेरा केबिन है। कोई ना, वो कोई मेरे रिश्तेदार आए हुए। मैंने अंदर जबरदस्ती चली गई, अंधेरा तो रहता ही वहाँ, कोई लाइट वाइट तो जलती नहीं। तो मैंने वो खोला तो इतनी हल्की सी लाइट जली, तो वो एक मुस्टंडा सा आदमी लंबा चौड़ा उस पर खाट पे पड़ा हुआ है, बेड पे, सिंगल बेड वो, डबल बेड का तो रिवाज ही नहीं हुआ, एक सिंगल बेड, वो भी मालकिन के कमरे में होता है केवल। और वो जो बच्ची थी
वो जैसे ऐसे लेटा है वो आदमी, तो दीवार की तरफ वो बैठी है, और वो केवल उसने एक इतना सा अंडरवियर जैसा और एक टॉप पहना हुआ, और वो ऐसे बैठी मासूम कबूतरी सी बिल्कुल, वो ऐसे बैठी। मैंने कहा ये कैसे बैठी है? मैंने कहा उठो बेटा तुम वहाँ से। इतने में मैंने, मेरे वॉलंटियर्स ने मीडिया को खबर कर दी थी कि शायद कुछ गड़बड़ है, आप आ जाओ। उन्होंने फटाफट उसकी जो फ्लैश हुई उनकी, बोली ये फोटो मत खिंचवाओ, फोटो मेरी लड़की का फोटो खिंच जाएगा। मैंने कहा बाद में देखा जाएगा, अभी हटवा देंगे, चिंता मत कर। तू बता भाई तू कैसे पढ़ा यहाँ? बोली अरे ये तो मेरे जीजा जी हैं, इसके मौसा जी हैं ये लड़की के। मैंने कहा तो कौन सा मौसा ऐसे बिठाता है लड़की को? है इधर बिठा ले, स्टूल पे बिठा ले, और क्या बात कर रहा अंधेरे में इससे? है ये अधनंगे कपड़ों में पड़ा हुआ है, लड़की के गत से उसके शरीर पे कपड़ा नहीं है, ये क्या है? तो हमने लड़की को लिया और निकाला भैया। कितना उन्होंने हमारे साथ जाती की, मेरा पीछे से ब्लाउज फाड़ा, साड़ी की पिन सब निकाली, और तेरा तो ये हाल करूंगी, तेरा ये करूंगी। अच्छा आपके साथ ये सब हुआ? हाँ मेरे साथ तो करती हैं हमेशा ही। अच्छा। हाँ मैं तो बेशर्म हूँ। फिर सब करे, हम ले आए, लेके हमने खैर लड़की को नाइट निकेतन भिजवा दिया, कोई बात नहीं। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि उस लड़की की चूंकि वो जैविक माँ थी, अगले दिन उसने आधार कार्ड सब पेश करके वो अपनी कस्टडी में ले ली। अच्छा। कानून के इतने लकूने हैं, है ना। और मैं इतनी बेशर्म हूँ कि मुझे फिर कोई सूचना मिली, मैंने कहा उसके यहाँ है, मैं दूसरे दिन फिर चली गई। मुझे देख ली तो फिर आ गई, मेरा ही तुमने टारगेट कर रखा है। मैंने कहा मैं तो भैया जब जाऊँगी, अब जब मुझे लड़की मिल जाएगी। अच्छा। मैं जाऊँगी नहीं, चाहे 2 दिन बैठी रहूँ मैं यहाँ। नेपाल की लड़की है, उसका भाई आया हुआ है, मुझसे बवाल मत करवा। और आज कल तक तुमने मेरे पे हाथापाई करी, आज मैं करूँगी। और लड़की मुझे दिखे ना जिसकी फोटो मेरे पास, उसने कहा देख लो झूठी बात है, झूठी शिकायत है। फिर मैंने जो उसका भाई आया हुआ उसको ही बुलाया ऊपर। भाई को देख के मुझे एक लड़की की आंखों में लगा कि कुछ चमक सी आई, लेकिन फिर वो झांकने लगी ऐसे। मैंने कहा जा हर लड़की के पीछे नेपाली भाषा में उसका नाम लेके ओरिजिनल नाम बोला, यहाँ रोज नाम बदलते हैं। अच्छा। तो वो सबके पीछे अब उसी भाषा में बोलता चला जाता कि मैं हूँ ये, तो मुझे क्यों नहीं पहचान रही। जैसे ही उसने उसके पीछे जाके नाम लिया, वो एकदम यूँ चौंकी, पर मेरे लिए इतना पल बहुत था। अच्छा। हाँ मैं उसके पास गई, मैंने उसे कस के अपने गले से लगाया, फिर वो नीचे बैठ गई। नीचे बैठ के मैं भी बैठी उसके साथ। उसने मुझे कहा कि मेरा बच्चा है इनके कब्जे में, मैं जाऊँगी नहीं। मैंने फिर झूठ बोला, मैंने कहा बेटा बच्चे को तो ले आए हम तेरे को। अच्छा। मैंने कहा उसे हम ले आए, लड़की थी, मैंने कहा उसको तो हम ले आए, तो चिंता मत कर। अब जैसे ही हम सीओ ऑफिस में पहुँचे तो बिखर गई कि बच्चा तो नहीं है मेरा। अरे मैंने कहा मंगा रही हूँ मैं फिर से वापस गई। मैंने कहा सुन भाई तू मेरे साथ कुछ भी कर लेना, बच्चा अगर मुझे 15 मिनट में नहीं मिला तो कसम से बता रही हूँ कि जेल चली जाऊंगी, पर तुझे मार के जाऊंगी, बच्चा चाहिए। उसकी बहन बोली, जो मतलब सो कॉल्ड बहन, क्या दीदी थोड़ा सा टाइम दे दो, इतनी जल्दी तो नहीं आ सकता। अच्छा। ये कहाँ रखते हैं बच्चे को? लोनी में। लोनी, ये दिल्ली बॉर्डर। मैं आज तक नहीं उस जगह को ढूंढ पाई, क्योंकि मेरे पास था ही नहीं, बच्चे बता नहीं पा रहे थे, बहुत कोशिश की। अच्छा वो अभी भी एग्जिस्ट कर, मतलब वो पता नहीं चल पाता एग्जैक्टली? नहीं वो नहीं पता, बच्चा तो बता ही नहीं पा रहा, जब बाहर नहीं जा रही, इतना छोटा सा बच्चा, 3 साल का, 2 साल का, 1.5 साल का, वो क्या बताएगा। तो खैर वो लिया, 1-1.5 घंटा लगा और बच्चे को ले आए। और देखिए इनकी गति भी ऐसी होती है, उसको कुछ ही दिन बाद उसका ही कोई कस्टमर वहीं गोली मार गया उसको। अच्छा। मालकिन को, वहीं मर गई वो। ऐसी परिस्थितियों में आप जाती हैं, रहती हैं, बिंदास साहब जो है वो किसी से कुछ भी वो बोल रही हैं खुले तौर पर? हाँ मैं गंदी गालियाँ भी देती हूँ, ऐसे नहीं है। तो ये ताकत आपको कहाँ से मिलती है? सच बताइए, कहीं खौफ, कहीं डर नहीं लगा? आप तो बता रही हैं कि आपके जानलेवा हमला भी हो चुका है, जानलेवा हो चुका है, ये सर वर फूटा है, रॉड वर पड़े हैं। नहीं मुझे कभी डर तो लगा ही नहीं। पता मैं देखो आपको लगेगा शायद मैं झूठ बोल रही हूँ, डर लगता तो 31 साल थोड़ी होते। वही मैं कह रहा हूँ, कभी लगा ही नहीं। मैं खुद भी सोचती हूँ कभी कभी कि अगर क्या डर लगे, उससे ज़्यादा नर्क है कहीं। ये भावना मुझे ख़त्म कर देती है डर को। कभी मुझे लगा कि ये किसी दिन बेजाय कुछ भी कर सकते हैं, फिर मैं सोचती हूँ मैं कौन, एक औरत मैं और एक औरत वो इतना बड़ा नर्क झेल रही हैं, तो मैं इतनी सी इनकी गालियाँ भी नहीं सुन सकती क्या? और वो उस भावना मैं तो किया। मुझे देखिए बहुत से लोग कहते हैं, जैसे एक सज्जन थे बहुत प्रतिष्ठित और प्रशासन में उनका बड़ा रुतबा, उन्होंने मुझे कहा भाई अतुल जी एक दिन हमको भी लेके जाओ। मैं इस शब्द से मुझे नफरत है, हमें दिखा के लाओ। मैंने कहा तमाशा है, नौचंदी लगी है, क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं? अरे ऐसे मत लो यार, हम चाहते हैं कि एक बार किसी रेस्क्यू ऑपरेशन में आपके साथ चले। ये समझ में आ रहा है, चलिए। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आज रेस्क्यू है, आ जाओ। वो आ गए। अभी मैं भूल जाती हूँ फिर सब,
मुझे याद नहीं रहता मेरे साथ कौन आया कौन नहीं आया। वहाँ जो मालकिन मुझसे बदतमीजी करने लगी, मीडिया सब था ही, मैं उसको ऐसे उल्टा हाथ करके जैसे थप्पड़ मारा उसके, शायद लग गई यहाँ, जो मेरा लगा होगा। वैसे मैं कम ही पहनती हूँ पर शायद कंगन मेरा उसको लगा। फ़नून निकल आया, उन्होंने गालियाँ दी थी माँ की बहन की, मैंने उससे ज़्यादा उसे दी। तो उन्होंने ऐसा हाथ रखे, जी ये आपका कौन सा रूप है, इतनी गंदी गालियाँ। इनके कान में उंगली दो थोड़ी देर, ये नहीं। और लिखते मीडिया भी लिखते, समाज सेवा या गुंडई, आज बहुत पिटाई हुई एक की। अच्छा। हाँ तो भाई आप, मैंने कहा पुलिस वाले चोर को लाते हैं तो क्या वो बिना पिटाए के बता देता है? जैसे कुछ ऐसा चाय पिला के देते हो, जरूरी भी है ना? और वो मैं उनको आप और तुम करके बात करूं, वो मुझे आप तुम करके करें, वहां तक तो समझ में आता है। लेकिन जब वो एक लड़की के जीवन से खेलते हैं, मेरे लिए कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है। मेरे लिए कुछ नहीं, तब मैं मारूंगी भी, वो चाहे मुझे जान से मार दे। और यही वजह है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो ये कि जो मोटिव है वो इतना प्योर पाक है कि आपके साथ तमाम लोग भी खड़े तमाम हैं। लोग, हाँ मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा किसी नजर से। उसी वर्ग से लोग खड़े हैं जो गंदे हैं, गंदगी कर रहे हैं, उसी में इन्वॉल्व हैं, और उसमें कुछ लोग निकल के आपकी हेल्प भी कर रहे हैं। प्रशासन में पुलिस को लेके आप ये कह रही हैं कि वो लोग भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन वहीं से आपको मदद भी आ रही है। मदद भी आती है। कई बार मुझे ऐसा लगा है कि जैसे मैं जनरली मैं कभी अधिकारियों के पास जाती नहीं, मेरा बिल्कुल कोई मंशा नहीं होती, लेकिन मैं कहीं जाती हूँ और नया जिसने को मैंने नहीं देखा, वो मुझे नहीं जानता, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने ये कहा आई मैडम बैठिए, तो मुझे लगा कि भैया मुझे हैंड ओवर करके चला गया पिछला वाला, अभी ये पता नहीं कैसे सोचेगा। लेकिन ऐसे लोग भी मिले कि एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा था, तो मुझे हमारे शहर के एक सबसे बड़े अधिकारी ने ये कहा कि मैं केवल ये आप पे भरोसा कर सकता हूँ कि इसको आप सार्वजनिक करें। मैंने कहा सर मुझे मरवाएंगे क्या? बोल नहीं, वो गुजरात के दंगों पे एक फिल्म थी और जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने बनाई थी और उसको वो शाया करना चाहते थे। मैंने कहा चलो खर्चा आप करोगे, मेरे पास तो है नहीं पैसे, सीधी बात है। मैंने कहा जो भी जिस पे फिल्म दिखानी हो आप जो भी लाओगे वो सब आपका काम है। बोले मेरा सब काम, मैं आऊँगा नहीं, बताना। और जबकि मेरे ऑफिस के बराबर में शिवसेना का ऑफिस। अच्छा। तो मैंने कहा भैया चलो, इतनी समझ ही नहीं, मुझे सबने कहा क्या कर रही हो क्या कर रही हो, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। फिल्म दिखाई हमने, इतनी भीड़ हुई, पिन ड्रॉप साइलेंस करके लोगों ने देखा और दरवाजे खोलने पड़े सारे, वो सब फिल्म देखी और उसके बाद में हमने देखा कि वो सज्जन भी चले आ रहे हैं बिना वर्दी। अच्छा। और आके बैठे, बोले मुझे तेरे साहस पे कोई वो नहीं था, वो थोड़ा हमें ये कहते थे कि तेरे पे हक है मेरा, कि तेरे साहस से मुझे एतराज़ नहीं है कि तू साहस नहीं है तेरे में, लेकिन मुझे समाज की नीयत का भी पता है कि तेरे साथ मैंने सुना कि काले झंडे दिखा रहे हैं वालों, तो इसलिए फिर मैं आया हूँ। और वो मेरा इतना अच्छा सबने छा, मुझे कभी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा अरविंद जी, एक रत्ती भर भी, या किसी ने मेरी पीठ पीछे भी ये कहा हो कि अरे छोड़ो। सही बात है, आपके साहस को तो सलाम है। मुझे इतना जरूर है। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था, जब आपसे बात कर रहा हूँ तो बार बार ये आ रहा है कि बहुत ही निचले दबे कुचले जो वर्ग है वो ग्राहक बन के जा रहा है, जबकि फिल्मों में तो कुछ कुछ अलग तरीके से हमने देखा है कि नहीं 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 नहीं, वो क्यों जाएंगे? आप एक बात बताइए ना, पहले तो आपको घर में ओटीटी सब कुछ परोस रहा है, ठीक है ना? आपको आनंद लेना है तो आप ओटीटी देख लो, आश्रम देख लो, मिर्जापुर देख लो, कि ससुर के साथ भी रहेगी बहू, पति के साथ तो रहेगी ही रहेगी, और सौतेले बेटे के साथ भी रहेगी, और बच्चा पैदा करेगी प्रेमिका। तो आप क्या क्या चीज देख रहे हैं? और वहाँ क्या तो उधर भी चल रहा है, एक ब्रथल तो उधर भी चल रहा है ना पूरा, है ना? अभी सरकार का एक सराहनीय है ये प्रयास तो, कि वो 25 इनको बंद किया है ऐप्स को, और जिसमें आल्ट बालाजी को बंद किया है। वो मैं सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि उसने परोसना शुरू किया कसौटी जिंदगी से, कि एक के साथ रह रही है, नहीं तू पसंद नहीं, अब दूसरे के साथ चली, फिर दूसरे से भी मतभेद हो गए तो फिर उसी के पास आ गई। ऐसा मुझे एक हिंदुस्तान का पति दिखा दो जो 2 रात भी कहीं पत्नी गुजार आई हो, इतना ब्रॉड माइंडेड भी हो, वो भी उसे रखने को तैयार हो कि 2 दिन तू कहाँ रह के आई है, खुद चाहे 10 जगह घूमता रहे। तो वो कौन से पति दिखाए इसने कि जिन्होंने वहां भी शादी कर ली, वहां भी कर ली, ना कोई तलाक हुआ ना कुछ, फिर हो गई, उसके भी बच्चे, इसके बच्चे, फिर सब साथ। भाई मुझे नहीं समझ आता ये सब। तो वो माइंडसेट भी बदल रहे हैं और अलग डायरेक्शन में ले जाने की अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं आप। बिल्कुल। देखिए मैं कम से कम आश्रम बनाने वाले निर्माता से ये उम्मीद नहीं करती थी कि वो बेहद अलग तरह के हैं, कि वो ऐसा, उन्होंने बहुत अच्छा इशू उठाया, उस आदमी की नंगे ही सच आना चाहिए था लोगों के सामने, लेकिन इस तरह से कि आप अश्लीलता को ऐसे परोस रहे हैं, थाली में करके दे रहे हो खाना, वो नहीं चाहिए था। आपने दिखाया, पर मुझे नहीं समझ आता कि देखिए हम अश्लील उन्हें कह रहे हैं, खराब उन्हें कह रहे हैं, वो अंदर बंद कमरे में,
आप उनके पास जा रहे हैं, आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति, वो उनके पास जा रहा है, वो नहीं जा रही आपके घर में। लेकिन ये OTT जैसी चीज़ें ये आपके घर में घुस गई आपको अश्लीलता देने के लिए। और मैं नहीं समझती इनके अलावा कोई और कुछ दे रहा हो। मिर्जापुर आई तो लोगों ने कालीन भैया एक दूसरे को कहना शुरू कर दिया था, है ना। वो कालीन भैया पसंद नहीं आ रहा था, वो अश्लीलता पसंद आ रही थी बच्चों को। ये सोच वाला जो एक चीज है ना, वो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा और रही है। वो और क्यों लोग उसे जाएंगे promote वहां कर रहे पे? हैं। फिर उनको कॉलेज गर्ल्स मिल रही हैं, पैसा फेंको, तमाशा देखो। वहाँ क्या है? वहाँ तो वही गंदे लोग बेचारे जो मजदूर हैं, जो ये हैं, वही जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जाते हैं कि जिनकी हाथ काले हुए पड़े हैं, अभी पंचर लगा के आए, और लड़की के बालों को ऐसे सहला रहे हैं, कभी यहाँ हाथ लगा रहे हैं। मना कर रही है तो कह रहे हैं मुझे तो यही लड़की चाहिए। वो लोग जा रहे हैं जिनको मना भी नहीं कर सकती वो लड़की, और इनके पास तो मना करने का भी ऑप्शन है, तो कहते हैं कि तू नहीं और सही। किस तरफ जा रहे हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये लड़कियों को जहाँ से लाया जाता है, तो उसमें वो कौन सा एरिया या जगह है जहाँ से ज़्यादा इस तरह की चीज़ें लेकिन होती हैं? नेपाल से बहुत ज्यादा है। नेपाल। अपने कंट्री में तो कहीं से उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि आपको जहाँ लड़की फंस गई आप ले आओ, वो आ जाएगी आपके प्यार में। मैं तो तमाम लड़कियों से आपके पॉडकास्ट के जरिए कहना चाहती हूँ कि प्यार करो। ये तो प्यार पे कोई पहरा नहीं है, मगर जिससे आपको लगे कि इससे आपको शादी करने का मन है, उससे अपने माँ बाप को मिलवाओ। और माँ बाप से भी उम्मीद करती हूँ कि वो खुले दिल से उसका स्वागत करें, ताकि उसकी सच्चाई सामने आ सके। अगर वो ठीक है तो वो कहेगा आप मेरे घर आओ, मैं आपके घर आ रहा हूँ, समय दो, तू भी अपना कैरियर बना, तू भी बना। अगर वो बदमाश होगा तो भाग जाएगा, ये सुनते ही भाग जाएगा कि वो पेरेंट्स से मिलवाने जा रही है या टाइम लेने की बात करेगा। तो उसको आप खुल के एक दूसरे से संबंध रखो, एक दूसरे के फ़ोन चेक करो मत करो, मगर बच्चों से खुल के बात करो। माँ बाप के पास भी तो केवल यही रह गया, वो भी तो इसी बुद्धि बक्से में घुसे हुए हैं। सही बात है। वो भी नहीं बच्चों की तरफ देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो बात करो बच्चों से, अपने खुल के बात करो, दोस्त बनो। नहीं बन रहे हैं आप। फिल्में कहते हैं कि समाज का आईना होती है। चमेली फिल्म आई थी, गंगूबाई अभी आई जिसकी आपने बोली कि काफी बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की जो भी फिल्में, हीरा मंडी आई, ये आपको लग रहा है कि ये एग्जैक्ट दिखाते देखिए हैं? हीरा मंडी जिस तरह, भाई ये जो ज्वेलरी दिखा रहे हैं, इतना कहाँ रखा है उनके पास? 100-250-300 रुपए दे के उनके साथ रात बिताने वाला बंदा, अगर एक ही आदमी उनको इतना पैसा दे दे, वो काहे को 15-20 आदमी के साथ एंटरटेन करेंगी? वो पैसे भी डायरेक्ट उनके पास वो नहीं जा रहे नहीं, हैं। वो तो बाहरी मालकिन लेती है। हाँ। अंदर जाने का तो मतलब ही नहीं पैसे का। वो टिप दे जाए खुश होके तो अलग बात है, 10-20 रुपए 50 रुपए बस। वो भी छिपाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। सब तलाशी हो जाती है, जामा तलाशी। अच्छा। हाँ, कोई दे तो नहीं गया कुछ, तो वो नहीं, ये कोई सच्चाई नहीं है। वो हीरा मंडी जैसी, तो ये इतने बड़े बड़े महल कहाँ चले गए फिर वो? अब वो रेड लाइट एरिया कहाँ चले गए? वो जो मतलब हीरा मंडी में दिखाए हैं, कहीं तो होंगी उनकी बिल्डिंग। जब मेरे शहर की आज तक बरकरार है, तो अब अगर मैं कहूँगी मैं 60 साल से देखती आ रही हूँ, मतलब 50 से तो देख ही रही हूँ अपनी समझ में, तो इससे पहले होंगे, और तब भी वो पुराना ही था एरिया, तब भी ऐसे ही गिरा पड़ा था जैसे आज है। तो कब से नहीं होगा वो? अब नहीं कर रहे। मैम, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, यहाँ पर ये इस तरह का काम जो है लीगल है। यहाँ पर तो मतलब इसको मान्यता भले ना मिली हुई हो, हाँ, लेकिन फिर भी ये फल फूल रहा है, और बुरे जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एकदम विभत्स रूप में आता जा रहा है। क्या चेंजेस लाने की जरूरत है जिससे इस पर अंकुश लगे? इतना सारा देखो, लीगल करने से तो उनकी वो करेंगे नहीं कभी। अच्छा, आमदनी बंद हो जाएगी। अच्छा, इससे आमदनी बंद बिल्कुल। हो गई। मान लीजिए बाल मजदूरी लीगल हो गई कि भी करा लो बच्चों से मजदूरी, फिर कौन प्रतिष्ठान वाला डरेगा? कोई नहीं डरेगा। ये वेश्यावृत्ति की बात है कि अगर इसको लीगल कर दिया गया, फिर तो एक लड़की लॉ करेगी, MBA करेगी, M.Tech करेगी, अरे जॉब नहीं मिल रही, चलो यार माई बॉडी माई चॉइस हो गया, है ना। ये करेगी लीगल होने से, और उससे आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है फिर, ये भी आप समझ लो। क्योंकि वो इनके इंडिविजुअल काम हो गए। वो, मैं इसको रेवेन्यू क्यों कह रही हूँ, ये रेवेन्यू एक्चुअल में नहीं है, ये आपका रेवेन्यू है। सरकारी रेवेन्यू की बात नहीं कर रही हूँ। आपका रेवेन्यू कैसे आएगा? अच्छा, पुलिस का कैसे आएगा? प्रशासन का? भाई आप किसको दबाव देंगे? जो गलत काम कर रहा हो, जो कानून के दायरे में ना हो। जब तक ये इलीगल है तब तक आपका पैसा है, जैसे ये लीगल हुआ आपका पैसा खत्म हो गया। आप क्या समझते हैं होटल्स में हो रहा है जो स्वेच्छा से जा रही हैं, ये पता नहीं है? सरकारों को पता नहीं है, प्रशासन को पता नहीं, किसको नहीं पता है?
आप अगर देख रहे हो तो आए दिन ऐसी ऐसी वीडियोस जारी हो रही हैं जिसमें सड़क पे कोई नंगी लड़की उतरती है, उसके साथ एक नेता उतरते हैं और वो वायरल हो रही है। एक बड़े नेताजी हैं, MP MLA पता नहीं क्या हैं, वो गंदे तरीके से एक इतना सा कच्छा पहन के और डांस कर रहे हैं। ये इलीगल है, तभी तो आपका पैसा। और एक शब्द कोई सरकार नहीं बोली कि ऐसे लोगों के लिए। तो वो जो लड़कियां उनके पास, वो कौन लड़कियां हैं? सही बात है। वो इलीगल तरीके से तो जा रही हैं। नेचुरली उन्होंने मोटा पैसा भर दिया होगा, चला गया होगा, बात खत्म हो गई। 4 दिन वीडियो चला, उसके बाद कुछ नहीं। लीगल होते ही तो आपका पैसा ही मर गया है, खत्म हो गया है, आपकी आमदनी मर गई। फिर कैसे करेंगे आप? लीगल तो ये कभी करेंगे नहीं ज्यादातर। ठीक है ना? तो इस तरह के तमाम जो आपने चीज़ें देखी हैं, उसमें एक सबसे विभत्स आपको अभी तक कुछ लगा जो आपके भी रोंगटे खड़े हो गए? देखिए, मारपीट तो भयंकर होती ही है। प्राइवेट पार्ट्स में चूना डालना, मिर्ची डालना, ये उससे भी बुरा है। ये क्या? ये जब लड़की तैयार नहीं होती तो जो मुस्टंडे पाले होते हैं वो मिर्ची और चूना डाल के उनके साथ सेक्स करते हैं, प्रोटेक्शन यूज करके। उसके बाद लड़की के पास क्या रास्ता है? क्या वो मना करने की स्थिति में? उसका गला सूख जाएगा, उसकी आवाज़ नहीं निकलती है, वो बस केवल हाथ हिला के ये कह सकती है कि मैं कभी मना नहीं करूँगी, कुछ नहीं है मेरे पास। इससे भी विभत्स रूप है ऑक्सीटॉक्सिन देने का, इससे भी बुरा। अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि हम तो देहात से जुड़े हैं, हमारे अगर गाय को तो नहीं, लेकिन अगर भैंस है घर में किसी के और वो आनाकानी कर रही है दूध देने में, या उसका बच्चा मर गया है तो तब भी आनाकानी करती है, तो उसको ऑक्सीटॉक्सिन लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाते ताकि उसका तेजी से दूध उतर आए, ठीक है ना? यानी वो जो उसके थन है वो बड़े हो गए, है ना? यही ऑक्सीटॉक्सिन का है कि वो अगर महीने में 2 इंजेक्शन बच्ची को लगा दिए गए तो समझिए उसका सीना भारी हो जाएगा। वो अर्ली एज में पीरियड से होने लगेगी, उसके शरीर में अजीब से झंझनाहट। और उससे बुरा क्या है? उससे बुरा ये है कि जिस लड़की को ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाएगा उसको खुद का ही नहीं पता रहता, वो हर आदमी की तरफ भागती है, वो हर आदमी से कहती है कि तुम मेरे साथ ही करो, मैं तैयार हूँ। मतलब उसको कैसे, उसमें क्या चीज़ मिला के दी जाती है ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो इतना उग्र हो जाती है, इतना मतलब सेक्स के प्रति इस कदर हो जाती है कि वो मना करने की तो स्थिति उसकी बॉडी पे पूरी पे कंट्रोल नहीं होता, उसके दिमाग पे कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद और कहने को बैन कर दिए गए थे, मगर कहीं बैन नहीं है, बराबर ऑक्सीटॉक्सिन मिलते हैं इलीगल तरीके से। हर वो इलीगल काम होता है इंडिया में। कभी आपका मन नहीं करता कि बस अब हो गया, अब नहीं करना है सब? कहती हूँ मैं, देखिए मैं कहती हूँ, आपसे भी कह रही हूँ, सबसे कह रही हूँ। पीयूष मिश्रा को तो आप सभी जानते होंगे, बड़े कलाकार हैं, गायक बहुत अच्छे लिखता है। वो एक लाइन उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है हमेशा, कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। आज भी आपने नहीं बचाई ना, तो आपके पास भारत कहने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। आप उस गंदगी में, ये नर्क कहीं और नहीं है, ये भी आप समझ लो। जिन्होंने लीगल कर दिया वहाँ उस नारकीय जीवन से निजात करने के लिए कर दिया, और ये नर्क और कहीं नहीं है हिंदुस्तान को छोड़ के, कहीं भी। जो वो लड़कियां झेलती हैं, जिनके लिए आप इतने इस कदर चुप हैं, क्यों? क्या कहें, बिल्कुल खामोश हैं वो। जब एक पति बेच के चला जाता है एक 3 महीने की बच्ची और 2.5 साल के बच्चे के साथ अपनी बीवी को, कि मेरे बस की कमाना नहीं है अब, और उसे बेच के चला जाता है, तब हम चुप रहते हैं। एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया जाता है, तब हम चुप रहते हैं, कोई नहीं बोलता। मैं खुद को कह रही हूँ, पता नहीं क्यों, पता नहीं, शायद भगवान ने इसलिए। और मैं तो अब भी कहती हूँ कि मेरा आखिरी टाइम में भी, जिस दिन मेरी ज़िंदगी भी जाए, उस दिन भी मैं किसी लड़की से सुरखरू हो सकूँ कि मैंने किसी को बचाया। मगर कौन हैं वो लोग जो ऐसे कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे रहते हैं? जो उस एरिया के लोग हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, मैं अपने परिवार की, मैं अपने इर्द गिर्द के परिवार की, मैं सबकी बात कर रही हूँ, जो अपनी बेटियों को ये तो कहते हैं ऊपर नहीं देखना, मगर उन बेटियों की तरफ भी कभी देखते हैं? वो किन की बेटियां हैं? सही बात है, उनके आप अपनी बेटियों से कहिए उन बेटियों को बचाओ। क्यों नहीं कह रहे आप? उन बेटों से कहिए अपनों से, उनको बचाओ, वो भी आपकी बहन बेटी हैं। सही बात है। जिस तरह से वो कर रही हैं, वो मजबूरी में कर रही हैं, सामने वाला लगता है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए कर रही हैं, समथिंग। नहीं,
वो दर्द जो आपने बताया ना वो तो वो नहीं। बहुत ही गहरा है उनका, और उसके लिए मैं वही कहूँगा कि वही समझेगा मेरे जख्म दिल को, जिगर पर जिसके एक नासूर बिल्कुल होगा। बिल्कुल और ऐसे सिर्फ अफसोस करने से और बात नहीं नहीं। बनेगी, और हम देखिए सबको लोग आगे बढ़ के आना। आते हैं चले जाते हैं, लोग गुरुदत्त कह के चले गए कि शायद वो लाइनें गुलजार साहब की हैं कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? अगर वो 50 साल पहले ये बात कह रहे हैं तो कोई बदलाव नहीं आया। मैं अगर आज आपके सामने 31 साल बाद भी निराश हूँ तो कोई बदलाव नहीं है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि सिर्फ देख के चुप ना रहें, अफसोस ना आवाज़ करें, उठाएं बस। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से ज़रूर मदद का हाथ बढ़ाएं। मैम की इनकी अपनी संस्था है और ये उन बच्चियों के लिए भी काम करती हैं जो अनाथ हैं या उस वर्ग से जुड़े हुए, उस वैश्यालय से जुड़े हुए बच्चियाँ बच्चे हैं, उनको पढ़ाना, उनको आगे बढ़ाना, वो सब करती हैं। और मैंने तो मैम से बात हो रही थी ऑफ एयर, मैं तो ज़रूर इसमें आगे आऊँगा और जुड़ूंगा। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, शुक्रिया।